Hello everyone, welcome back to our masterclass module 7. Friends, हमने अभी तक मॉड्यूल 6 कवर कर लिए हैं एंड मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों को अब काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. प्लीज़ कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग बिकॉज स्क्रीन प्ले आप कितना भी पढ़ लीजिए, किसी से भी पढ़ लीजिए, बुक्स से भी पढ़ लीजिए, जब तक यू विल नॉट डू इट योरसेल्फ, जब तक आप खुद नहीं करेंगे स्क्रीन प्ले नहीं आएगा. तो इट इज़ जस्ट लाइक कि ड्राइविंग होती है. ड्राइविंग आप किसी भी अच्छे मोटर ट्रेनिंग स्कूल से सीख लीजिए, बट अगर आप ड्राइविंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे डेली बेसिस पे, तो 1 महीने के बाद अगर आप गैप दे के फिर ड्राइव करेंगे तो आपका हाल वही होगा जब आप पहली बार मोटर ट्रेनिंग स्कूल में गए थे. सो it is more like an art that flows around you. लेकिन अभी तक मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई हैं, होपफुली वो क्लियर हो गई होंगी आपको. कोशिश मेरी पूरी यही है कि मैं आपको जितना सिंप्लीफाई करके बता सकूं उतना बेहतर है, क्योंकि मार्केट में कई तरह की बुक्स हैं, ऑनलाइन भी कई तरह का टेक्स्ट अवेलेबल है, बट जो आम तौर पे परेशानी जो फेस करते हैं स्टूडेंट्स वो ये करते हैं कि एक तो ये सब्जेक्ट भी टेक्निकल है, दूसरा अगर लैंग्वेज भी टेक्निकल हो जाती है तो फिर सीखना असंभव हो जाता है. और मेरा आपको सिर्फ यही एक सलाह है कि आप जो भी मैं बताऊं उसको नोट करते जाएं प्रॉपर. जो फिल्में मैं आपको बोलता हूं, जो सीन्स बोलता हूं, वो सीन्स ज़रूर स्टडी करें. जैसा मैंने अभी लंच बॉक्स और काइपोचे फिल्म की स्क्रिप्ट डिस्कस की, तो आप वो स्क्रिप्ट को ऑनलाइन डाउनलोड करके एक बार उसको भी रिकैप करें, उसको पढ़ें, और भी कुछ एडिशनल पॉइंट्स आपको मिलें तो वो आप अपने पास रखें. कोई डाउट हो आपको तो डाउट सेशन में हम क्लियर कर सकते हैं उस डाउट को, तो वो डाउट भी लिखना शुरू कर दिए. जितने भी मॉड्यूल्स में जो जो डाउट्स आपको आ रहे हैं वो प्लीज़ आप एक अलग सेपरेट पेज पे लिखना शुरू कर दीजिए, ताकि जब डाउट सेशन हो तो आप वो सीधा साधा हमसे सिंपली आके पूछ लें. ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं मॉड्यूल 7 इज ऑल अबाउट कैरेक्टर्स. एक बहुत ही ज़रूरी एक हमारी फिल्म का कंपोनेंट है कैरेक्टर्स. बिना कैरेक्टर्स के कोई फिल्म नहीं बन सकती दोस्तों. और राइटिंग में जब हम कैरेक्टर्स को क्रिएट करते हैं तो मेरी अगर आप माने तो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम दो ही चीज़ों में होता है, एक तो कैरेक्टर्स में और एक डायलॉग्स में. जो पहले तो हमें कैरेक्टर्स ही बनाने होते हैं, क्योंकि कैरेक्टर्स जब तक हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे तो डायलॉग्स तो लेटर ऑन उन्हीं को बोलना है. दूसरी बात, एक आम तौर पर एक चीज़ देखी गई है दोस्तों कि जब हम कोई कैरेक्टर या जब कोई स्क्रिप्ट सोचते हैं, तो जैसा मैंने अभी कुछ मॉड्यूल्स पहले आपको बताया कि घोड़े पे लगाम वाली जो बात थी, हमारा दिमाग बेलगाम हो जाता है और हमें लगता है यार नहीं, ये कैरेक्टर और चाहिए, एक कैरेक्टर और चाहिए. कितना अच्छा हो कि अगर यहाँ पे एक और कैरेक्टर अगर आ जाए तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा बैलेंस चेंज हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, और बड़ा थोड़ा सा क्योस हो जाएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन आएगा, बड़ा मज़ा आएगा. जैसे कि हमने कई फिल्म्स देखी हैं. एक फिल्म मुझे याद आ रही है, हाउसफुल एक फिल्म आई थी. बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं, मतलब 15-16 कैरेक्टर्स आपने फिल्म के अंदर रख लिए हैं. एंड एक पॉइंट के बाद आते आते एक आदमी कंफ्यूजन में आ जाता है कि कौन किसका मामा है, कौन किसका चाचा है, एंड ऑल दोज थिंग्स हैपन. सो it is not right to just keep on creating different characters. वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट आप जो भी कैरेक्टर क्रिएट कर रहे हैं उसका स्टोरी, उसका सब प्लॉट ये कह लीजिए, या उसका बैक स्टोरी क्या है, वो वहाँ पे क्यों है. तो आज की जो मास्टर क्लास है वो पूरी कैरेक्टर पे बेस्ड है, और जितना भी हम आज करेंगे वो कैरेक्टर्स पे ही करेंगे. तो कोशिश करेगा कि जो जो मैं बताऊं वो लिख लीजिए अगेन. एंड इसके अलावा भी कुछ ई बुक में भी मटेरियल है काफ़ी कुछ, उसको भी स्टडी करिएगा साथ साथ. और फिल्म्स को लगातार देखिए, जो भी मॉड्यूल जैसा भी आप पढ़ते जा रहे हैं उन सबको उन फिल्म्स में, उन स्क्रिप्ट्स में ढूंढिए, तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे. तो दोस्तों, फिल्म्स तो हम सभी देखते हैं. कितनी बार ऐसा हुआ है कि जब आप फिल्म देखने गए और वहाँ पे जो कैरेक्टर था स्क्रीन पे, उसको देखते देखते आपकी आंखों में आंसू आ गए. जब वो रो रहा था तो आप भी रो रहे थे, जब वो हंस रहा था तो आप भी हंस रहे थे, जब वो गुस्से में था तो आपको भी गुस्सा आ रहा था, जब उसको भूख लगी थी तो आपको भी भूख लगी थी, और जब वो परेशान था तो आप भी परेशान थे. ऐसा कितनी बार हुआ है दोस्तों? तकरीबन हर बार. क्योंकि जब भी हम किसी फिल्म को देखने जाते हैं तो उसमें से एक कैरेक्टर ऐसा होता है जिसको हम बहुत पसंद करते हैं. जरूरी नहीं है कि वो प्रोटैगनिस्ट ही हो सकता है कि प्रोटैगनिस्ट का खास दोस्त हो,
या प्रोटैगनिस्ट का फादर हो या प्रोटैगनिस्ट की मदर हो या एंटैगनिस्ट भी हो सकता है जिसको आप रिलेट कर सकते हो, बट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स इन अ फिल्म। और जितने अलग अलग तरह के किरदार और पात्र होते हैं उतना ही ज़्यादा हमें एक कोई ना कोई ऐसा रीज़न मिल जाता है उसको देखने का, उसमें से अपने आप को देखने का, हमारी ज़िंदगी इनमें से किस कैरेक्टर के साथ मिलती जुलती है तो हम उसी से रिलेट कर पाते हैं। कैरेक्टर्स का जो मेन फंडा है फ्रेंड्स वो ये है कि कैरेक्टर्स जो है वो डिसीजन मेकिंग पे बहुत डिपेंड करता है। डिसीजन प्लस चॉइसेस, जो भी डिसीजन और चॉइसेस हम लेते हैं लाइफ में वही हमारा कैरेक्टर बनाता है। और यही फिल्म्स के लिए भी लागू है, यही स्क्रीन प्ले के लिए भी लागू है। हमें कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने कैरेक्टर को एक अनबायस्ड होकर फॉलो करना शुरू करना पड़ेगा। और जैसे जैसे हम कैरेक्टर को फॉलो करते हुए जाएंगे, जो वो डिसीजन ले रहा है, जो वो चॉइसेस प्रेफर कर रहा है, उन्हीं को समझते हुए और उन्हीं उन्हीं को अगर हम एक साथ देखेंगे तो कैरेक्टराइजेशन अपने आप निकल के आएगा उसका। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ कैरेक्टर सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको उसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दूसरी बात, दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, मैंने पिछले मॉड्यूल्स में भी आपको बताया, स्ट्रक्चर ऑफ द फिल्म एंड कैरेक्टर्स ऑफ द फिल्म। ये दो फिल्में एक दूसरे को फीड भी करती हैं, एक दूसरे को बनाती हैं और बिगाड़ती भी हैं। एक फिल्म इन दो रीजंस की वजह से जानी जाती है कि फिल्म का स्ट्रक्चर क्या है, पहली बात। दूसरी बात, फिल्म में कैरेक्टर्स क्या काम कर रहे हैं और कैरेक्टर्स का क्या रिलेशन है आपस में। सो दीज टू थिंग्स हैव टू बी टेकन वेरी सीरियसली if you are planning to write a film of your own। कैरेक्टर्स और स्ट्रक्चर्स पे खासा ध्यान देना है हमें। हमें सिर्फ स्टोरी पे ध्यान नहीं देना, स्टोरी तो है हमारे पास, बट उस स्टोरी को जो सपोर्ट देगा, जो उसको एक पिलर की तरह बांध के रखेगा, जोड़ के रखेगा, वो है हमारे कैरेक्टर्स और स्ट्रक्चर। तो आज हम बात करते हैं कैरेक्टर्स की। तो क्या ज़रूरत होती है, क्या क्या सोचते हैं हम कैरेक्टर्स को लिखते वक्त, क्या क्या खास बातें हैं जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए किसी भी कैरेक्टर्स को लिखते वक्त। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमारा दिमाग बेलगाम होता है, हम कोई भी कैरेक्टर्स को रख लेते हैं, बट लेटर ऑन हमें समझ में नहीं आता, हमें लगता है कि यार ये दो कैरेक्टर्स मेरी फिल्म में क्या कर रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ये बस आते हैं और चले जाते हैं, इनका मेजर जो हमारी स्टोरी है उसके साथ इनका कुछ लेना देना नहीं है। कोई कॉमिक रिलीफ भी हो सकता है। जैसे तीन तरह के दोस्तों कैरेक्टर्स होते हैं एक फिल्म के अंदर। पहले होते हैं प्राइमरी कैरेक्टर्स। प्राइमरी कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो हमारे फिल्म के मेन लीड में होते हैं, जैसे प्रोटैगनिस्ट हो गया, प्रोटैगनिस्ट के फादर हो गए। ये वो कैरेक्टर्स हैं जो एंटैगनिस्ट इज ऑल्सो अ प्राइमरी कैरेक्टर, जिनके इर्द गिर्द पूरी स्टोरी घूमती है, रिवॉल्व करती है। और ये मैक्सिमम जो वेटेज है स्क्रीन पे इन्हीं प्राइमरी कैरेक्टर्स का होता है, सबसे ज्यादा टाइम इन्हीं कैरेक्टर्स को मिलता है। ठीक है, जैसे जैसे अगर मैं बात करूं थ्री इडियट्स की, तो उसमें राजू, फरहान, रैंचो, दे ऑल आर प्राइमरी कैरेक्टर्स। ठीक है, इसके अलावा आते हैं सेकेंडरी कैरेक्टर्स। नाउ सेकेंडरी कैरेक्टर्स आर दोज कैरेक्टर्स हु आर नॉट हु आर नॉट बीइंग गिवन द सेम वेटेज ऑन स्क्रीन, जितना जो ज्यादा नहीं दिखते, प्राइमरी कैरेक्टर्स के मुकाबले कम दिखते हैं स्क्रीन पर, बट उनका कहानी से लेना देना होता है। जैसे कि अगर मैं थ्री इडियट्स की बात करूं तो जो मिलीमीटर का रोल जिसने किया है वो एक सेकेंडरी कैरेक्टर है। उसका मेन रेंचो और उसकी लाइफ से ज्यादा लेना देना नहीं है, बट ही वॉज रिलेटेड टू देम। जब वो हॉस्टल में थे तो वो उनके कपड़े वगैरह स्त्री करता था, उनके लिए सामान वामान लाता था, तो वो एक सेकेंडरी कैरेक्टर है। इसके अलावा जो राजू की फैमिली है, जो मदर हैं, फादर हैं, सिस्टर है, ठीक है, इसके अलावा आपके जो माधवन के पेरेंट्स हैं, ये सब सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं। इनका एक स्मॉल रोल है फिल्म के अंदर, बट दे आर नॉट थ्रू आउट द फिल्म। चतुर का जो कैरेक्टर है वो प्राइमरी कैरेक्टर्स में ही आएगा, चतुर रामलिंगम का, क्योंकि ही इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द फिल्म। टू बी ऑनेस्ट, रेंचो तो है ही प्रोटैगनिस्ट, बट जो फिल्म को जो राजू और फरहान को मोटिवेशन दे रहा है आगे बढ़ने का, वो चतुर का कैरेक्टर है। तो चतुर, राजू, फरहान, आमिर खान, जो रेंचो है, इवन बमन ईरानी एंड करीना कपूर, दे ऑल आर प्राइमरी कैरेक्टर्स इन द फिल्म। नाउ व्हेन इट कम्स टू द माइनर कैरेक्टर्स, प्राइमरी हो गए, सेकेंडरी हो गए, देन कम्स द माइनर कैरेक्टर्स। माइनर कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स हैं जो हर एक फिल्म में होते हैं, बट उनका कोई खास रोल मेजर प्लॉट में नहीं होता है। ये वो लोग होते हैं जो दरवाज़ा भी खोलते हैं किसी सीन में, ये वो भी हैं जो किसी सीन में पानी भी पिलाते हैं, ये वो भी हैं जो किसी सीन में गाड़ी चला रहे होते हैं, ये वो भी हैं जो जब आप मार्केट में, सुपर मार्केट में आपका प्राइमरी कैरेक्टर कुछ सामान खरीद रहा है तो पीछे खड़े होकर वो भी कुछ सामान खरीद रहे हैं, ये वो कैरेक्टर्स हैं। लेकिन ये भी ज़रूरी होते हैं दोस्तों,
क्योंकि अगर हमें शूटिंग करनी है तो हमें जूनियर आर्टिस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, हमें इस तरह के माइनर कैरेक्टर्स के लिए भी लोग चाहिए, क्योंकि हमें फ्रेम तो बनाना ही बनाना है। तो स्क्रिप्ट में हम इनका भी मेंशन करते हैं। तो जहाँ पे भी हम इस तरह के कैरेक्टर्स को देखें तो ये 3 ही मेन कैरेक्टर्स हैं, 3 कैटेगरीज ऑफ कैरेक्टर्स हैं, इन्हीं के इर्द-गिर्द हमारी स्टोरी घूमती है। लेकिन अ, अभी हम खास बात पहले करेंगे प्राइमरी कैरेक्टर्स के बारे में ही, कि प्राइमरी कैरेक्टर्स को हम कैसे बनाएं, उनके बारे में हम क्या लिखें। ये भी हो सकता है कि आपकी रियल लाइफ से कुछ इंस्पायर्ड आपने कुछ 1-2 लोगों को देखा हो और आप उनकी ऊपर कोई फिल्म बनाना चाहते हो, उनकी लाइफ के ऊपर। बट कभी आप ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, तो जिन लोगों के बारे में आप कह रहे हैं कि हम उनके ऊपर फिल्म बनाना चाहते हैं, आप उनको कितना जानते हैं। हो सकता है उनके बारे में आपसे 2 या 3 चीजें ही जानते हो, ज्यादा नहीं जानते हो। वो 2-3 चीजों की वजह से ही आप इतने एक्साइटेड हो रहे हैं, आपको लग रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं फिल्म बना सकता हूँ। बट जब हम फिल्म लिखते हैं दोस्तों, तो हमें उस कैरेक्टर को इन एंड आउट समझना बहुत जरूरी है। जी हाँ, इन एंड आउट मतलब जितने अच्छे तरह से आप अपने आप को जानते हैं, उतने ही अच्छे तरह से आपको अपने कैरेक्टर को भी जानना होगा जिसको आप क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ दैट कैरेक्टर। आपको उस कैरेक्टर के बारे में A to Z सब कुछ पता होना चाहिए, ये याद रखिएगा। मैं यहाँ पे एक छोटा सा मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं एक बार आपसे एक एक करके सब बता देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा क्लियर आइडिया होगा कि कैरेक्टर्स में बेसिकली हम देखते क्या हैं। सबसे पहले जो सबसे जरूरी चीज है वो है एम्पैथी। नाउ व्हाट इज एम्पैथी? एम्पैथी का मतलब सिंपल होता है कि जब कोई दूसरा किसी मुसीबत के थ्रू निकलता है तो हम भी उसके साथ रिलेट कर सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम लगने लगती है, उसकी खुशी हमारी खुशी लगने लगती है। तो एम्पैथाइज करना बहुत जरूरी है कैरेक्टर का ऑडियंस के साथ। तो ऑडियंस को वो कैरेक्टर्स बहुत पसंद आते हैं जो एम्पैथी करते हैं उनके साथ, जो जो ऑडियंस जिनके साथ रिलेट कर पाते हैं, जिनको लाइक कर पाते हैं। ठीक है। आप अगर कोई भी कैरेक्टर देखेंगे किसी भी फिल्म का, तो जो स्टार्टिंग का पोर्शन होता है एक फिल्म में, हमें पहले उस कैरेक्टर की लाइकेबिलिटी क्रिएट करनी होती है। जब ऑडियंस उस कैरेक्टर को उसके मैनरिज्म के थ्रू जो वो एक्शंस कर रहा है, जो वो डिसीजंस ले रहा है, जो वो चॉइसेस कर रहा है, उसके थ्रू उसका कैरेक्टर निकल के आता है कि वो अच्छा कैरेक्टर है कि वो खराब कैरेक्टर है। ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देना चाहूंगा। एक फिल्म आई थी, मैं एक्चुअली फिल्म का नाम नहीं लेता हूँ, एक कैरेक्टर बताता हूँ कि एक इंसान है जो कि ऑफिस से वापस लौट रहा है और उसने एक ऑफिस का बैग भी टांगा हुआ है, वो रिक्शे पे बैठा हुआ है और सडनली उसको फोन आता है। और जब उसको फोन आता है तो उस फोन को वो देखता है और उसके बाद रिक्शे वाले से कहता है कि भैया जरा रिक्शा घुमा लो। देखने में वो आदमी बड़ा ही सिंपल है, लग रहा है किसी ऑफिस से घर जा रहा है, कोई मिडिल क्लास फैमिली का है और अच्छा एक फैमिली वाला इंसान लग रहा है। सडनली वो रिक्शा एक जगह पे जाकर रुकता है, वो गाड़ी से उतरता है और उसके फ़ोन में एक एड्रेस है, वो उस बिल्डिंग में ऊपर चढ़ता है और जा कर के वो डोर बेल दबाता है उस घर की। तो उस वहाँ से एक लेडी निकल के आती है, तो ये उसको अपना इंट्रोडक्शन देता है, उससे नमस्कार बोलता है, अपना इंट्रोडक्शन देता है और उसको बोलता है कि 1 मिनट। और फिर वो अपना बैग खोलता है और बैग में से एक गन निकालता है और उस लेडी को शूट कर देता है, डेड ऑन स्पॉट। कुछ जाना पहचाना सा सीन लगा होगा, आपने शायद कहीं देखा हो। ये फिल्म कहानी का एक सीन है दोस्तों। कहानी में एक कैरेक्टर था, मेरा बहुत ही पसंदीदा कैरेक्टर उस फिल्म का, बॉब बिस्वास। नो, बॉब बिस्वास का जो कैरेक्टर था कहानी में, वो एक अलग तरह का कैरेक्टर था। वो एक ही इज वो सुपारी लेके लोगों को मारता है, इज अ कॉन्ट्रैक्ट किलर। लेकिन उसकी खास बात ये थी कि जो हमने आज तक जितनी भी फिल्म्स देखी हैं पास्ट में भी, तो किलर्स को हमेशा बहुत ही ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है। किलर जो होता है वो भीड़ में अलग दिखता है, वो अलग तरह के कपड़े पहनता है, उसका मोटिवेशन होता है वो अलग होता है, उसका जो पूरा जो ऑरा होता है वो अलग तरह से दिखता है। वो भीड़ में भी दिख जाता है कि ये विलन लग रहा है। वो अलग तरह से खाना खाता है, अलग तरह से स्मोक करता है, अलग तरह से बात करता है, एक स्टाइल होता है उसका। ठीक है, एक एक स्वैग होता है उसका अलग से। लेकिन जो कहानी का बॉब विश्वास है, उसके अंदर ये सब कोई कुछ भी नहीं है। वो एक सिंपल आदमी है। कोई अगर वो सड़क पे जा रहा हो तो कोई उसको देख के नहीं बता सकता कि ये क्या काम करता है। और जब फाइनली वो हमें दिखता है कि वो एक मर्डर करता है, तो वी आर शॉक्ड ऑन स्क्रीन, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट वी हैव नॉट सीन इन वेरियस फिल्म्स।
सो इट कम्स आउट एज अ सरप्राइज एंड लेटर ऑन वो कैरेक्टर, और उसका कुछ ज्यादा डायलॉग भी नहीं है बॉब बिस्वास के, ही जस्ट यस एंड यस और नो बोलता है, और सिंपल लोगों को, एक एक इंसान, एक डॉक्टर होता है उसमें जिसकी गाड़ी पे वो नॉक करता है, वो शीशा नीचे करता है, उसको नमस्कार बोल के उसको भी गोली मार देता है। तो उसका बस यही काम है, और कितना जबरदस्त उसका कैरेक्टर बनाया गया है कि देयर इज दिस मोमेंट ऑफ सरप्राइज आल्सो एंड मोमेंट ऑफ एंटिसिपेशन आल्सो, एंड देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट द वे ही डाइज। जिस तरह से वो मरता है बॉब बिस्वास, एक बस के नीचे आ जाता है, तो उस सीन को अगर आप ध्यान से देखिए तो देयर इज नथिंग सुपर ह्यूमन अबाउट हिम। वो कोई सुपर ह्यूमन नहीं है। अगर उसको भागने में दिक्कत होती है, पुलिस वाला उसको चेस कर रहा है तो वो फंबल करता है, वो गिर पड़ता है, वो भाग नहीं सकता, वो दौड़ नहीं सकता तेज, ठीक है, और इसी का रीजन है कि वो ट्रक के नीचे आ जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे कैरेक्टर की बहुत ही रियलिस्टिक कैरेक्टर बनाया गया बॉब विश्वास का। शायद ऐसे लोग होते हैं, और शायद कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, जिस तरह से हमने अभी तक फिल्म्स देखी हैं उनमें हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हमेशा ग्लोरीफाई करके दिखाते हैं और एक अलग सा एक स्टाइल होता है और लोग उसको कॉपी करते हैं, बट शायद रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। तो कई ऐसे कैरेक्टर, सुजॉय घोष ने बहुत अच्छा एक कैरेक्टर बनाया बॉब विश्वास, जिसपे एक फिल्म भी बन रही है जिसमें अभिषेक बच्चन इज प्लेइंग बॉब विश्वास। So such characters, they become, because they are different and they have something in them that is driving you to, like them or dislike them. So empathy is very important. For example, आपने दीवार देखी होगी अमिताभ बच्चन की, अमिताभ बच्चन की दीवार देखिए, या जंजीर देखिए, या if you watch दो बीघा जमीन, and if you watch बलराज साहनी and आनंद, राजेश खन्ना इन आनंद, और शुभ मंगल सावधान में आयुष्मान खुराना, जितने भी इस तरह के कैरेक्टर्स हैं, आप देखेंगे कि उनके लिए लोगों के मन में एक लाइकेबिलिटी है, वो उसके साथ रिलेट कर सकते हैं, एम्पैथी है। तो आपका जो कैरेक्टर है वो पहली बात तो एम्पैथी देने वाला कैरेक्टर हो, एम्पैथी लेने वाला वो कैरेक्टर ऐसा जरूर हो कि जिसको देख के लोगों को लगे कि ये हमारे बीच का ही कोई इंसान है। लाइकेबिलिटी उसकी जनरेट करनी पड़ेगी। तो वो कैसे होगी? वो उसके एक्शंस के थ्रू होगी। तो जो भी वो एक्शंस करेगा वो उसका कैरेक्टर स्थापित करेगा, वो उसका कैरेक्टर को डिसाइड करेगा। सो जो भी आप एक कैरेक्टर को डिजाइन करते हो सोचें, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पैथी अगर नहीं होगी, अगर आपका ऑडियंस उस कैरेक्टर के साथ रिलेट ही नहीं कर पा रहा है, तो वो उस कैरेक्टर को नहीं देखेगा। लॉन्ग टर्म के लिए तो वो कैरेक्टर बहुत बेकार कैरेक्टर है। और आजकल जिस तरह से फिल्म्स बन रही हैं, रियलिस्टिक पोर्ट्रेल हो रहा है, तो मेरा यही मानना है कि आप इसको एम्पैथी पे सबसे ज्यादा, इसलिए मैंने एम्पैथी को सबसे ऊपर लिखा है, बिकॉज अगर वो लाइकेबल नहीं है कैरेक्टर, देन यू आर इन सीरियस ट्रबल। चाहे वो बाजीगर का शाहरुख खान हो, जो अपनी मदर के लिए, जो मदर फैक्टर है उस फिल्म में, उस वजह से ही इज सीकिंग रिवेंज। ऑल्दो जो भी वो चीजें कर रहा है वो गलत है। ही किल्स अ गर्ल, शिल्पा शेट्टी को ऊपर से फेंक देता है, देन ही किल्स 2 more people in his quest, then he is seeking revenge. But in second half of the film it is revealed that whatever he has done, it was justified, because the way the antagonist took, उसका एंटेगनिस्ट ने सारा, जो विलन है मदन चोपड़ा ने सारा प्रॉपर्टी कैसे हथिया है। तो शाहरुख अपनी जगह सही था, उसके करने का तरीका गलत था, लेकिन उसका इरादा सही था। उसने अपनी मदर के लिए किया जो कुछ किया, तो सडनली वो लाइकेबल कैरेक्टर बन गया। ऑल्दो वो एंटी हीरो फिल्म थी, बट कैरेक्टर बहुत लाइकेबल था और कहीं ना कहीं हम उससे रिलेट कर पाए। सिमिलरली दोस्तों, सबसे जरूरी चीज जो एम्पैथी की बात है वो है गोल। ये फुटबॉल का गोल नहीं है, ये वो गोल है जो हम सबकी लाइफ में होता है। हम सबकी लाइफ में एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसको हम अचीव करने के लिए हर रोज मेहनत करते हैं, हर रोज सोचते हैं, हर रोज काम करते हैं। इसी तरह हर एक कैरेक्टर का भी एक गोल होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 तरह के गोल होते हैं दोस्तों। एक गोल वो होता है जो एक बड़ा गोल होता है, जो फिल्म का मेजर ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, और एक होता है माइनर गोल। माइनर गोल वो होता है जो कैरेक्टर का छोटे लेवल पे एक गोल होता है जिसको अचीव करना है उसको। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैं दूंगा लगान का। लगान में व्हाट इज द मेजर गोल? मेजर गोल ये है कि 3 साल तक लगान ना देना पड़े तो हमें क्रिकेट मैच में अंग्रेजों को हराना है। ये उस फिल्म का मेजर गोल है। ये भुवन का मेजर गोल है कि ये ऐसा हो जाए, तो मैं उसके लिए प्रयत्न करूंगा, मैं उसके लिए कोशिश करूंगा, मैं उसके लिए क्रिकेट को सीखूंगा भी, खेलूंगा भी और हराने की कोशिश भी करूंगा। लेकिन माइनर गोल क्या है, जो स्मॉलर गोल है फिल्म का, वो ये है कि क्या मैं वो टीम बना पाऊंगा? तो मुझे वो टीम बनानी पड़ेगी। अगर मैं वो छोटा गोल अचीव कर लेता हूं तो बड़ा गोल अपने आप अचीव हो जाएगा।
ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमारी फिल्म को एक तरह से एक बैकबोन की तरह दोनों, एक बड़ा गोल जो चल रहा है और एक छोटा गोल जो उसको सपोर्ट करता है बड़े गोल तक ले जा रहा है। तो ये हमें बहुत सोचने की बात है। 2 दूनी 4 एक फिल्म आई थी जिसमें ऋषि कपूर का जो कैरेक्टर है वो दुग्गल साहब को अपने घर में एक कार लेनी है, ऑल्टो कार लेनी है, लेकिन दुग्गल साहब के पास पैसा नहीं है। तो जो स्मॉलर गोल्स हैं और जो जो उनका स्मॉलर गोल है वो ये है कि जो उनकी फैमिली के साथ जो उनकी बच्चों के साथ एक केमिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं थोड़ी वीक है एट द बिगनिंग ऑफ द फिल्म। बिगनिंग ऑफ द फिल्म में ही इज नॉट ठीक है, ही इज अ फादर, ही इज डूइंग एवरीथिंग फॉर हिज फैमिली, लेकिन कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि उसके बच्चे जो हैं, दुग्गल साहब के बच्चे, उनके साथ ज़्यादा ओपन नहीं है। बेटा कुछ गलत काम करता है वो छुपाता है अपने फादर से, एंड डॉटर ऑल्सो वो मदर से ज़्यादा क्लोज है, फादर से ज़्यादा उसकी थोड़ा सा नोक झोंक होती रहती है। तो एक स्मॉलर गोल फिल्म के अंदर ये भी है कि उसका आपस में रिलेशनशिप कैसे वो बेटर करे अपने बच्चों के साथ इन ऑर्डर टू अचीव द बिग गोल। बिग गोल इज टू बाय एन ऑल्टो। सिमिलरली गाइस, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट के बिना कोई स्टोरी नहीं बन सकती है। अगर हमारी कहानी में कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है तो कहानी बहुत ही बोरिंग हो जाएगी, बिल्कुल ही बेकार कहानी होगी, इसका कोई औचित्य नहीं होगा, उस कहानी को कोई नहीं देखेगा। वो बात अलग है कि मैंने कुछ साल पहले एक फिल्म देखी थी, फिल्म का नाम था हम आपके हैं कौन। उस फिल्म में 94 की बात है, मैंने थिएटर में वो फिल्म देखी थी और उस वक्त तो मैं बहुत छोटा था, लेकिन जब मैंने थोड़ा सा फिल्म्स को समझना शुरू किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम आपके हैं कौन में कॉन्फ्लिक्ट क्या है। तो हम देखते हैं कि 2 फैमिलीज़ हैं एंड उनके घर में शादी होती है, दोनों दोस्त हैं, दोनों अच्छी आपस में अंडरस्टैंडिंग है, लड़के में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़की में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक दूसरे को लाइक भी कर लेते हैं, दोनों की शादी हो जाती है। उसके बाद हर 10 मिनट में एक गाना होता है, चाहे वो शादी का गाना हो, शादी के बाद का गाना हो, जो भी चीज़ें हैं, मतलब दे सेलिब्रेशन आफ्टर एवरी 10 मिनट, दे सेलिब्रेशन इन द फिल्म। बट बेसिकली एंड वी आर एंजॉइंग इट। 94 की बात है, आज से 25 साल पहले की बात है, हम लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग मजे से देख रहे हैं उस फिल्म को, और शायद हाउसफुल भी काफी टाइम समय तक गई थी वो फिल्म, एक थिएटर में 2-3 साल तक लगी रही। लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे हम आपके हैं कौन में, तो हम आपके हैं कौन में कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं। हम आपके हैं कौन में जब कॉन्फ्लिक्ट आता है वो आता है आखिरी के आधे घंटे में, जब जो माधुरी की जो एल्डर सिस्टर है रेणुका शाणे, वो जब सीढ़ी से गिर जाती है एंड शी इज द ओनली वन, वही एकमात्र सदस्य हैं घर की जिनको सलमान खान और माधुरी दीक्षित के बारे में पता है, लेकिन वो तो सीढ़ियों से गिर जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि अब क्या होगा, क्या सलमान और माधुरी मिल पाएंगे, या अब ये बात वो डिस्क्लोज कैसे करेंगे, बिकॉज माधुरी की शादी तो मोनीश बैल के साथ अब हो रही है, तो अब क्या होगा। और वहां पे आधे घंटे का एक ड्रामा क्रिएट होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, उसके बाद भी फिर चीजें एंड में वो डॉगी का कुछ सुपर नेचुरल एक्ट होता है और स्टोरी कहीं ना कहीं वो जो हम जैसी चाहते हैं वैसी एंड हो जाती है। बट क्या आज के टाइम पे आप ऐसी फिल्म बनाओगे तो चलेगी? मेरा ऐसा मानना है कि बिल्कुल नहीं चलेगी। आज के टाइम पे आपको कॉन्फ्लिक्ट देना बहुत जरूरी है। और कॉन्फ्लिक्ट दोस्तों, एक बात मैं फिर बताऊंगा, अभी मैं एक्ट स्ट्रक्चर्स की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो मैं नेक्स्ट मॉड्यूल में करूंगा। जो कहानी का स्ट्रक्चर है, आपकी जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो कहानी में जितनी जल्दी आ जाए उतना अच्छा है आपके लिए। अगर वो पहले सीन में ही कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो और भी अच्छा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका पहला फ्रेम ऐसा है कि एक लेडी घर में अकेली है और एक पीछे से एक हाथ आता है फ्रेम में और उस लेडी को स्टैप कर देता है चाकू से पीछे, और लेडी डाइज ऑन द स्पॉट। ये पहला सीन है फिल्म का। फिर सेकंड सीन हम देखते हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन ले रही है, क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट कर रही है, फोटोग्राफी वगैरह कर रही है। लेकिन अब हमारा कॉन्फ्लिक्ट आ चुका है कि पहली बार मर्डर, वो एक तरह से मर्डर मिस्ट्री फिल्म है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट है कि भाई पहले सीन में कॉन्फ्लिक्ट है, मर्डर हुआ है, किसने किया है। देन वी सर्च द सस्पेक्टेड पीपल जिन पे शक है, मान लीजिए 8 या 9 लोग होंगे, फिर पूरी फिल्म उन्हीं के बारे में कि इनमें से किसने किया। तो कॉन्फ्लिक्ट जरूरी नहीं है कि हम हर बार सस्पेंस थ्रिलर ही बनाए, वो कुछ भी। इवन इन 3 इडियट्स कॉन्फ्लिक्ट कम्स मच अर्लियर इन द फिल्म, जब हमें दिखता है कि 2 या 3 लोग मिलके रेंचो को ढूंढ रहे हैं। तो कौन है ये रेंचो, क्या है इसकी स्टोरी, ये कॉन्फ्लिक्ट है। और इसी को सर्च करने के चक्कर में हम पूरी फिल्म देखते हैं
और एंड में जाके वो ट्विस्ट आता है, ठीक है। तो कोई भी आप स्टोरी लेंगे उसमें कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत जरूरी। जब वी मेट इम्तियाज अली की जो फिल्म है वो जब स्टार्ट होती है तो आप पहला उसका विजुअल देखिए, तो विच इज अ लॉन्ग शॉट, लंबा एक सीन चलता है जिसमें कि देयर आर नो डायलॉग्स एट ऑल। शाहिद कपूर का कैरेक्टर है जो हमें दिखता है कहीं जा रहा है रोड पे चलता हुआ, फिर एक शादी में जाता है, फिर वो अपनी रिंग उतार के रख देता है, फिर वो वॉलेट रख देता है, एंड फाइनली वो ट्रेन में जाके बैठ जाता है टिल द टाइम करीना कपूर एंटर्स इन द फिल्म, हु इज एब्सोल्युटली ऑपोजिट टू आदित्या's कैरेक्टर। वो जितना कम बोलता है वो उतना ही ज्यादा बोलती है, तो वो एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट पहले सीन से है। वी हैव कॉन्फ्लिक्ट का मतलब दोस्तों ये कि पहले ही फ्रेम से, पहले ही सीन से, या जब भी आप कॉन्फ्लिक्ट डालते हैं तो जो ऑडियंस फिल्म देख रही है उसका दिमाग चलना शुरू हो जाता है। वो ये सोचने लग जाता है कि अब इस प्रॉब्लम से निजात कैसे मिलेगी इस कैरेक्टर को, या ये कैरेक्टर अब क्या करेगा नेक्स्ट। तो वहीं आपकी कहानी आगे बढ़नी शुरू हो जाती है। एक एल्फ्रेड हिचकॉक की एक फिल्म आई थी नॉर्थ बाई नॉर्थ वेस्ट, शायद आपने देखी हो, अगर नहीं देखी हो तो आप लिख लीजिए नॉर्थ बाई नॉर्थ वेस्ट। 55 या 56 में एक फिल्म आई थी नॉर्थ बाई नॉर्थ वेस्ट। उसमें एक बड़ी अच्छी स्टोरी थी। इट इज अ स्टोरी की जिसमें एक आदमी है जिसपे गलत इल्जाम लग जाता है और वो अपने आप को सही साबित करने के लिए भाग जाता है पुलिस से। तो उसमें पहले ही सीन में जब वो एक रेस्टोरेंट में बैठा है वहां पे वो एक चीज करता है जिसकी वजह से उसके ऊपर वो एक चीज शुरू होती है, और कहीं ना कहीं अब पूरी फिल्म इसी के बारे में कि हाउ इज ही एबल टू प्रूव हिमसेल्फ इनोसेंट, अपने आप को बेकसूर वो कैसे साबित करेगा। तो कॉन्फ्लिक्ट वहीं पे आ गया। तो जितनी जल्दी आप अपनी स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट डालेंगे उतना अच्छा है। और सबसे पहले तो एक आउटर कॉन्फ्लिक्ट क्या है आपकी फिल्म में, ठीक है। खोसला का घोंसला एक फिल्म आई थी। खोसला का घोंसला में अगर आप देखें तो जो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है वो ये है, जो आउटर कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या है कि खोसला जो है, मिस्टर खोसला, उनके घर पे कब्जा हो गया है, उनके प्लॉट पे कब्जा हो गया है, खुराना ने कब्जा कर लिया है, एंड नाउ ही वांट्स हिज प्लॉट बैक बिकॉज वो उनकी जीवन भर की कमाई है। लेकिन इनर कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है कि जो खोसला जी हैं उनका जो बेटा है चेरी, वो न्यूयॉर्क जाना चाहता है, बाहर देश छोड़ के जा रहा है, उसको वहां पे जॉब मिल गई है, एंड चूंकि यहाँ पे वो फादर हैं, वो एक जॉइंट फैमिली एक साथ मिलकर रहेगी ऐसा कुछ सपना देख रहे हैं, प्लॉट बना रहे हैं। यहाँ बेटे ने अपने आप डिसाइड कर लिया कि मैं अलग रहूंगा फादर से। कहीं ना कहीं ये भी होता है कि उसके ख्यालात अपने फादर से नहीं मिलते जितने रणवीर शौरी के कैरेक्टर के मिलते हैं, तो शायद ये भी एक रीजन है। लेकिन वो इनर कॉन्फ्लिक्ट है। और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द फिल्म की जब उसके प्लॉट पे कब्जा हो जाता है, एंड अनुपम खेर का जो कैरेक्टर है खोसला का, वो कोशिश में लगा है कि इसको किस तरह से रिट्रीव करूं, मैं किस तरह से वापस लूं अपने प्लॉट को। तो जो चेरी है, क्योंकि चेरी जानता है एक ऐसे इंसान को जो इन सब चीजों में उसकी मदद करता है, ठीक है, जो विनय पाठक ने रोल प्ले किया आसिफ इकबाल का। तो आसिफ इकबाल को वो लेके आता है, एंड दैट इज हाउ उन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो धीरे धीरे स्ट्रेंथन होना शुरू होता है। एंड फाइनली बाय द एंड ऑफ द फिल्म बहुत बढ़िया सीन है वो कि जब फाइनली खोसला इज स्टैंडिंग ऑन हिज प्लॉट, जब उनको प्लॉट वापस मिल जाता है तो वो चेरी के साथ जाते हैं उस प्लॉट में, और वहां पे एकदम से उनको चक्कर आता है, बट चेरी आता है वो उनको पकड़ लेता है। इट्स अ वेरी गुड, इट्स अ सिंबोलिज्म इन द फिल्म दैट नाउ द सन इज देयर टू हेल्प हिज फादर एंड मे बी ही इज गोइंग टू स्टे देयर फॉर एवर। जो कि आखिरी क्रेडिट्स में हम देखते भी हैं कि वो जो प्लॉट पूरा मकान बनकर तैयार होता है तो उसमें चिराग खोसला, जो उसका बेटे का नाम चेंज चिरौंजी लाल से चिराग हो जाता है एंड में, तो हम देखते हैं कि वो अब सब साथ में रह रहे हैं। तो एक तो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चाहिए आपको फिल्म के अंदर, और आपको उसके अलावा चाहिए छोटे छोटे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, 1 या 2 कॉन्फ्लिक्ट्स या 3 कॉन्फ्लिक्ट्स, या जो उस बड़े कॉन्फ्लिक्ट को ऐड करने में जो आपका गया, जो आपको देना पड़ा, वो ये आपके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत जरूरी हैं। ये साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए किसी का कोई इम्पेडिमेंट है, किसी का कोई दिक्कत है बॉडी में, कोई मोटा है मान लीजिए, या किसी के बाल झड़ते हैं, जैसे एक फिल्म आई थी गॉनकेश, तो उसमें जो लड़की थी वो शी इज हैविंग उसको एक प्रॉब्लम है हेयर की, जिसमें उसके बाल सारे झड़ जाते हैं, एंड शी इज कम्प्लीटली बॉल्ड, सो शी वियर्स अ विग, बट वो उसका आउटर कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, कि हाउ इज शी गोइंग टू गेट द हेयर बैक। इनर कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारे हैं, उसकी रिलेशनशिप विद द गाय जिसको वो लाइक करती है,
बाकी सोसाइटी जो है, सोसाइटी से वो किस तरह से डील करती है, वो उसके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, क्या क्या उसकी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, क्या क्या उसको अच्छा नहीं लगता, क्या क्या वो करना चाहती है बट वो कर नहीं पाती है, उनसे वो किस तरह से स्ट्रगल करती है, वो उसके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। ठीक है, तो आउटर कॉन्फ्लिक्ट्स और इनर कॉन्फ्लिक्ट्स दोनों ही बहुत जरूरी हैं। तो जब भी आप कॉन्फ्लिक्ट लिखे तो कॉन्फ्लिक्ट को आपको सोचना पड़ेगा कि कॉन्फ्लिक्ट हमें किस तरह से लिखना है। रीजन टू एग्जिस्ट, नाउ आपकी फिल्म में जो भी किरदार हैं वो क्यों है फिल्म के अंदर, उनका रोल क्या है, रोल इन द सेंस कि वो मेन जो आपका नरेटिव है, जो स्टोरी का नरेटिव है, जो स्टोरी है, उसमें क्या ऐड कर रहे हैं, क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं और वो बस एक खंबे की तरह है कि बस वो है, वो बस आते हैं चले जाते हैं, ना तो वो कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना उनका कोई मदद हो रहा है नरेटिव से, देन इस तरह के जो कैरेक्टर्स हैं उनको हम बोलते हैं पैसिव कैरेक्टर्स। दोस्तों पैसिव कैरेक्टर्स जो होते हैं वो बहुत ही वीक कैरेक्टर्स होते हैं, ये अपनी फिल्म में कभी मत रखिएगा। कोशिश करिए कि कैरेक्टर्स को एक्टिव बनाइए, कि कैरेक्टर को कुछ करना है। अगर वो कुछ नहीं कर रहा देन उसको प्लीज अपनी फिल्म में मत रखिए, लिखिए भी मत ऐसे रोल्स, क्योंकि आगे चल के ये बहुत बड़ा बर्डन होगा आपके लिए, क्योंकि तब आप शूट भी कर चुके होंगे और आपके शूट में वो बहुत खराब लगेगा कि कैरेक्टर कुछ करता ही नहीं है फिल्म के अंदर। सो अवॉइड पैसिव कैरेक्टर्स एंड गिव ऑल योर कैरेक्टर्स अ रीजन टू एग्जिस्ट। वो क्यों एग्जिस्ट कर रहा है आपके नैरेटिव में, क्या जरूरत है उसको, क्या वो कुछ कर पा रहा है मदद। जैसे खोसला का एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया, तो उसमें आसिफ इकबाल का जो कैरेक्टर है बहुत बढ़िया कैरेक्टर है और वो एकदम से नहीं आता है नैरेटिव में। वो जब चेरी विदेश जा रहा है, जब वो न्यूयॉर्क जा रहा है, तो वो उसके वीजा पासपोर्ट वगैरह का इंतजाम वही करता है आसिफ इकबाल, परमिट वही दिला रहा है उसको। तो ही नोज दिस गाय पहले से, इसलिए वो नैरेटिव में तुरंत नहीं आता। और वो जब उसको बताता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो एट फर्स्ट चेरी भी मना कर देता है कि भाई आपको मैं, आपका काम है वीजा दिलाना, वीजा दिलाओ, आप इन सब फालतू चीजों में मत पड़ो। लेकिन वो बोलता है कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके चेरी ही उसके पास जाके उससे मदद मांगता है। तो कहीं ना कहीं आसिफ इकबाल का कैरेक्टर जो स्टार्टिंग में था वो कहीं ना कहीं बाद में यूज आया। ठीक है, तो इसी तरह से जो भी फिल्म्स हम देखते हैं या लिखते हैं, उसमें कोशिश करिए कि आप रीजन टू एग्जिस्ट बनाएं हर एक कैरेक्टर का, और खुद ही आंकलन करिए कि क्या ये होना चाहिए, क्या हम इस कैरेक्टर के बिना लिख सकते हैं ये सीन। अगर 10 में से 9 बार जवाब आ रहा है हाँ लिख सकते हैं, तो आप प्लीज वही करिए। इवन 10 में से 6 बार भी अगर आ रहा है कि इसके बिना भी हम सीन लिख सकते हैं, देन प्लीज गो एड एंड डू नॉट क्रिएट, क्योंकि आप एक कैरेक्टर लिखोगे फिर आपको कास्टिंग भी करनी पड़ेगी उस कैरेक्टर की, बजट भी बढ़ेगा, सिरदर्दी आप ही की पड़ेगी, तो इसको ध्यान रखिएगा। यूनिकनेस, नाउ यूनिक कैरेक्टर में खास बात क्या है। जो भी कैरेक्टर आपने लिखा है या जितने भी कैरेक्टर्स हैं आपकी फिल्म में, उन सबको कुछ खास बातें दीजिए, उनको कुछ खास बातें दीजिए। जैसे कि चाहे वो किसी के बोलने का तरीका हो, या किसी के कपड़े पहनने का स्टाइल हो, या उनमें कुछ खास बात हो, कुछ उनके डीड्स जो उनके कर्म है कुछ अच्छे हों, किसी के कर्म बुरे हों, कुछ ऐसी चीज जो उनको आपस में डिफ्रेंशिएट करे। मेरा एक स्टूडेंट था, उसने मुझे एक स्क्रिप्ट दी और उसने कहा कि सर ये मैंने बहुत मेहनत से लिखी है, आप एक बार उसको पढ़िए। मेरे पास थोड़ा सा कम टाइम था, लेकिन मैंने उससे कहा कि मेरे को 2 दिन का टाइम दो, मैं पढ़ता हूँ। 2 दिन के टाइम जब मुझे मिला तो मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। जब भी उसको पढ़ता था तो पता नहीं क्या होता था, मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता था और 2 या 3 पेज पढ़ के मैं रख देता था, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था। ऐसा 3-4 बार हुआ, मैंने 3-4 बार उठा के पढ़ने की कोशिश की, बट बीच में इंटरेस्ट खत्म हो गया। फिर मैंने ध्यान लगाया कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, कि मुझे इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा है इस स्क्रिप्ट के अंदर। तो जो मुझे एक रीजन दिखा उसमें सबसे बड़ा वो ये था दोस्तों, कि जो उसने क्या किया था, उसने जो कैरेक्टर्स लिखे थे उनके नाम काफी मिलते जुलते थे। जैसे एक कैरेक्टर का नाम था अतुल, एक कैरेक्टर का नाम था अमित, और एक कैरेक्टर का नाम था अनिल। तो अमित, अतुल और अनिल 3 कैरेक्टर्स हैं फिल्म में। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि तीनों ही कैरेक्टर्स का नाम ए से शुरू होता है और तीनों में ही 4 लेटर्स हैं। तो एक पॉइंट के बाद क्या होता था कि मैं डिस्कनेक्ट हो जाता था स्टोरी से, मुझे समझ में नहीं आता था कि अतुल तो अभी वहां था, अच्छा नहीं वो अमित था, अच्छा वो अमित था तो अनिल क्या कर रहा था, अच्छा अनिल तो ये है।
तो मैं उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा, मैंने उसको सलाह दी, मैंने कहा तुम एक काम करो, तुमने ये नाम क्या सोच के रखे हैं? उसने कहा सर ऐसे ही रख दिए थे, तीनों नाम बड़े अच्छे लग रहे थे एक साथ, अनिल, अतुल, अमित, तो मुझे लगा कि अच्छा लगेगा। मैंने कहा यार तुम कैसी बात कर रहे हो, तीनों नाम आप एक जैसे रखोगे तो रीडर को पहली बात तो कंफ्यूजन हो जाएगा, और उनमें आपस में कोई यूनिकनेस है नहीं, सब एक जैसे कैरेक्टर्स हैं, तीनों एक ही उम्र के हैं, एक ही क्लास में हैं, तीनों का एक ही तरह से रहते हैं, एक ही तरह से कपड़े पहनते हैं, एक ही मैनरिज्म भी है, तीनों तीनों साथ में घूमने जाते हैं। तो देर इज नो कॉन्फ्लिक्ट, देर इज नो ग्राफ ऐसा जा रहा है आपका। मैं उसमें क्यों इंटरेस्टेड हूँ? जैसे एक फिल्म आई थी चश्मे बद्दूर, सई परांजपे की, पुरानी वाली की बात कर रहा हूँ मैं, 80s में जो आई थी। उसमें अगर आप देखेंगे तो जो तीन कैरेक्टर्स हैं, तीन रूममेट्स हैं, वो तीनों ही अलग तरह के रूममेट्स कहे गए, तीनों का अपना अलग एक ऑरा है, तीनों का अलग एक मैनरिज्म है। एक है जो कि नर्ड है, जो कि बड़ा पढ़ाकू है, विवेकानंद और महात्मा गांधी के बारे में पढ़ता है और बहुत ही सीरियस है पढ़ाई में, फारूक शेख ने जो किया है। फिर एक है आपका जो जो बड़ा शायर टाइप का है, ठीक है, जो राकेश बेदी जी ने किया था। फिर एक कैरेक्टर है जो जोमो है, रवि बासवानी जी का, वो एक दिल फेक आशिक है, वो थोड़ा सा फ्लर्ट भी करता है, लड़कियों के पीछे चला जाता है। तो तीनों में आप देखें तो आप आंख बंद करके भी आप पहचान लेंगे कि अगर ये क्या कर रहा है, अच्छा ये कर रहा है, इसका मतलब ये वो कैरेक्टर है, अच्छा ये है, यानी कि ये कैरेक्टर है। तो अपने कैरेक्टर को ना कुछ यूनिकनेस दीजिए, चाहे वो डायलॉग के थ्रू हो, चाहे वो उनके एक्ट्स के थ्रू हो, चाहे मैनरिज्म्स के थ्रू हो, जो भी वो कर रहे हैं, ताकि हमारे दिमाग में एक, क्योंकि फिल्म आपको 1.5 या 2 घंटे की लिखनी है, तो 1.5-2 घंटे तक वो हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर रहे कि अगर ये ऐसा है तो उसको ये है। इवन मेकअप में भी आप थोड़ा ध्यान, खैर वो आपका काम नहीं है, राइटर का काम नहीं है मेकअप वगैरह, बट एटलीस्ट आप जो कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ यूनिकनेस दीजिए उसको, या तो कुछ नाम बदल दीजिए या कुछ, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो बहुत ही प्लेन आपकी जाने वाली है स्क्रीन। आगे बढ़ते हैं, मेक देम ह्यूमन। अपने कैरेक्टर्स को क्योंकि हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, हम सब एक साथ रहते हैं, एक ही पृथ्वी पे रहते हैं, और मेरे ख्याल से हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कोई सुपर पावर है, अनलेस एंड अनटिल हम कोई फिक्शनल, हम कोई साई-फाई फिल्म बना रहे हैं। तो हम में से कोई लेविटेट नहीं कर सकता, हवा में नहीं उड़ सकता, हम में से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम सब में कॉमन है। तो हमारे कैरेक्टर्स में भी अगर हम ये चीज़ रखें तो बहुत अच्छा रहेगा, और लाइकेबिलिटी बढ़ेगी कैरेक्टर को लेकर, ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी, क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी कैरेक्टर की, और हम उससे रिलेट कर पाएंगे। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, एक फिल्म मैंने अभी रिसेंटली देखी थी, आमिर खान की, दंगल। तो बहुत ही बढ़िया फिल्म थी, शुरू से लेके एंड तक काफ़ी मैं उसमें फिक्स था। उसमें एंड में अगर आपने फिल्म देखी है तो आपको याद होगा कि एक सीन होता है कि जब उसकी डॉटर, आमिर खान की, महावीर फोगट की जो बेटी है, व्हेन शी गोज टू फाइट द चैंपियनशिप, तो आमिर खान को एक रूम में बंद कर दिया जाता है। आमिर खान एक पहलवान है फिल्म के अंदर, काफी तगड़े हैं आमिर खान उस फिल्म के अंदर, ठीक है, थोड़े से बुजुर्ग हो गए हैं उस सीन तक आते आते, बट ही स्टिल इज अ पहलवान, इज अ स्ट्रॉन्ग है। जिस दरवाजे के अंदर उनको बंद कर दिया जाता है, वो दरवाजा वो तोड़ नहीं पाते, ना वो खोलने की कोशिश करते हैं, बस वो 2-3 बार ट्राई करते हैं, 1-2 चीज़ों से कांच भी तोड़ने की कोशिश करते हैं, बट वो कांच भी बहुत ही मोटा होता है, वो टूटता नहीं है। और थोड़ी देर बाद आमिर खान चुपचाप बैठ जाते हैं और बस वेट करते हैं। फिर वो नेशनल एंथम होता है एंड उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो दरवाज़ा खुल जाता है और वो बाहर जाते हैं, एंड ही फॉरगेट्स एवरीथिंग, ही डजंट डू एनी ओवर एक्टिंग। तो पहली बार मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं एक ऐसी फिल्म देख रहा था जिसमें जो चीज़ हुई वो बहुत ही नेचुरल थी। अगर कुछ साल पहले की फिल्म देखते हैं, कई फिल्मों में ऐसा भी हुआ कि अगर ऐसा कोई सीन होता तो शायद वो जो लार्जर देन लाइफ इमेजरी हम दिखाते हैं कि वो अंदर से आदमी जिसको बंद किया है वो दरवाज़ा तोड़ के बाहर आ गया, विच इज़ अनरियलिस्टिक। वो दरवाजे को देख के आप नहीं तोड़ सकते उसको, ठीक है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये हमें बहुत ध्यान में रखनी है कि अपने कैरेक्टर्स को ह्यूमन बनाना है, उनको वही एहसास होना चाहिए, क्योंकि हम सब जैसा हम सोचते हैं वैसे वो भी सोचेगा। इस सिचुएशन में हम क्या करते, हाँ वो भी वही कर रहा है, आप रिलेट कर सकते हैं उसके साथ। मोटिवेशन एंड एटीट्यूड, हर एक कैरेक्टर का फिल्म के अंदर एक मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। क्या मोटिवेट कर रहा है? अगर मैं ये
मग उठाता हूं तो क्या मोटिवेशन है मेरा? मेरा मोटिवेशन शायद ये हो सकता है कि मेरा चाय पीने का मन है, इसलिए मैं इस मग को उठा रहा हूं। ठीक है, तो मोटिवेशन हर एक सीन में बहुत जरूरी है, पूरी फिल्म में मोटिवेशन बहुत जरूरी है। मोटिवेशन, कैरेक्टर का मोटिवेशन। अगर एक कैरेक्टर को उठ के दरवाजे तक जाना है तो वहां तक जाने का मोटिवेशन क्या हो सकता है? सबसे बड़ा मोटिवेशन हो सकता है कि दरवाजे पे किसी ने टक टक, नॉक नॉक, तो मेरे पास एक मोटिवेशन है, मैं उठ के जाऊंगा उस दरवाजे तक, या मैं ऐसे ही चला जाऊंगा दरवाजे तक। ऐसा तो नहीं होगा। तो हर एक कैरेक्टर का एक मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है स्क्रिप्ट के अंदर। तो आप जितने भी कैरेक्टर्स लिखे उनका मोटिवेशन क्या है, ऐसी क्या खास बात है जो जो उनको आगे बढ़ा रही है लाइफ में। वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई बॉन्ड हो सकता है, कोई दोस्ती हो सकती है, वो कोई ज़रूरत हो सकता है, कोई मजबूरी हो सकती है, इट कुड बी एनीथिंग। बट मोटिवेशन अगर नहीं है तो कैरेक्टर को हम कैसे रिलेट करा पाएंगे कि वाई इज ही डूइंग इट, वॉट एवर ही इज डूइंग। लाइक इन गली बॉय, जो रणवीर सिंह का कैरेक्टर है, वो लाइफ में कुछ, वो अपनी जो जिस जिस लाइफ को वो जी रहा है इस टाइम पे, जिस जगह पे वो है, उसके फादर ने दूसरी शादी कर ली है, अपनी मदर को देखता है वो हर रोज मरते हुए, उसको अपनी लाइफस्टाइल बदलनी है, उसको कुछ बड़ा करना है लाइफ में, कुछ अच्छा करना है। और एक सीन है उसमें जब वो एक जो जिसके लिए उसके फादर ड्राइव करते हैं, जिस फैमिली के लिए, तो जब मुराद जाता है उसको ड्राइव करने, रणवीर सिंह, तो उसकी डॉटर को लेके वो क्लब में जाता है। फिर जब वो डॉटर अंदर चली जाती थोड़ी देर बाद, कि वो खुद आता है क्लब के बाहर तक जाता है, तो वहाँ पे एक जो बाउंसर होता है बाहर, वो उसको इशारा करता है जाने का, तो मुराद वापस आता है, गाड़ी में बैठ कर रैप करता है, बहुत अपना सारा फ्रस्ट्रेशन निकालता है गाड़ी के अंदर। तो एक मोटिवेशन जनरेट हो रहा है उस फिल्म में थ्रू आउट। वो मोटिवेशन उसको कहीं ना कहीं हेल्प करता है कि जब कल की आती है और एक उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है शेर के साथ, तो बेसिकली वो उसको दोनों हाथों से ग्रैस्प करता है और अपना बेस्ट देता है, और एंड में वो उसी क्लब में जाके परफॉर्म करता है जिस क्लब से उसको बाहर जाने को बोला गया था। सो मोटिवेशन बहुत जरूरी है। मोटिवेशन क्या मिल रहा है कैरेक्टर को कुछ भी करने का? ऐसा एक भी कैरेक्टर नहीं होता कि उसको कोई सपना आया, वो एकदम से उठा और उसने वो काम कर दिया। सो देयर हैज टू बी सम मोटिवेशन। अगर आप जिन फिल्मों के नाम मैंने अभी तक लिया, आप उन फिल्मों को भी देखेंगे तो कुछ ना कुछ मोटिवेशन आपको मिलेगा किसी ना किसी कैरेक्टर के अंदर। एटीट्यूड, उसका एटीट्यूड क्या है लाइफ में? लाइफ में उसके कुछ नियम होंगे, उसके कुछ प्रिंसिपल्स होंगे लाइफ में। क्या वो प्रिंसिपल्स चेंज हो रहे हैं थ्रू आउट द फिल्म, या उसके प्रिंसिपल्स इंटैक्ट हैं? जो स्टार्टिंग में हमने एक सीन देखा था उस कैरेक्टर का, उसने एक बात कही थी, क्या एंड ऑफ द फिल्म में भी वो उसी बात पे टिका है? क्योंकि अब उसके लिए बहुत लाइक डू और डाई सिचुएशन है, तो क्या वो सेम चीज को करेगा कि डिफरेंट कुछ लेगा? तो ये एटीट्यूड बनाना बहुत जरूरी है। अगर हम ये नकली बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका वो लीक हो जाएगा, कहीं ना कहीं रियलिज्म नहीं आ पाएगा। तो एटीट्यूड को समझना बहुत जरूरी है कि आप जो एटीट्यूड उस कैरेक्टर को दे रहे हो, उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनको आप किस तरह से दिखा रहे हो और किस तरह से उनको जस्टिफाई करते हैं। आपकी जो 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 भी आपके डिसीजन और चॉइसेस हैं फिल्म के अंदर, उनको कैसे जस्टिफाई करते हैं आप। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्लॉज। फ्लॉ का मतलब क्या होता है दोस्तों? कमी। हम सब में कमियां होती हैं, किसी में कम होती हैं, किसी में ज्यादा होती हैं। लेकिन क्या ऐसा कोई कैरेक्टर आपने देखा है कि कोई कमी नहीं है उस कैरेक्टर में, मतलब उसकी कोई वीकनेस ही नहीं है? शायद ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं होता, फिर तो भगवान ही हो जाएगा। तो हमारे हर कैरेक्टर को एक फ्लॉ देना बहुत जरूरी है। जो भी हम किरदार लिखते हैं, उन सब किरदारों में से हर एक किरदार को एक फ्लॉ जरूर देना है आपको, चाहे वो फ्लॉ यूज होता है फिल्म में, चाहे वो नहीं होता है। ठीक है, तो वो फ्लॉ बहुत जरूरी है। वो यानी कि आपको अपने कैरेक्टर को इन एंड आउट जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हर एक कैरेक्टर का स्ट्रेंथ भी होता है, एक वीकनेस भी होती है। तो हर एक कैरेक्टर को अपनी स्ट्रेंथ भी दीजिए और एक वीकनेस भी दीजिए उसकी। और वो वीकनेस क्या आपका कहानी में कुछ चेंज ला सकती है, आपके नरेटिव को और कॉन्फ्लिक्ट दे सकती है वो वीकनेस उसकी। इस पे काम करिए। अगर आप इस पे काम करेंगे, ट्रस्ट मी, आपकी कहानी बहुत बढ़िया निकलेगी। आपके कैरेक्टर्स बिल्कुल रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल होगा कैरेक्टर्स का। लोग आंखें बंद करके भी ना उनको उनके चेहरे साफ दिखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया, थोड़ा सिंपल करके बताया, कोशिश पूरी की मैंने। इन चीजों को आप देख लें अच्छे से। और
जब अगली बार आप कैरेक्टर्स को लिखने जाएं तो इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। इनका एक चार्ट बना लीजिए और जब आप कोई भी कैरेक्टर लिखिए तो ये सारे पॉइंट्स को टिक करते जाइए कि क्या मैंने अपने कैरेक्टर को कोई फ्लॉ दिया है, हाँ दिया है, टिक। मोटिवेशन क्या है, अच्छा ये मोटिवेशन है, टिक। यूनिक बनाया, यूनिक तो नहीं बनाया, चलो अभी मैं इस पर काम करता हूँ, अभी मैं इसको यूनिक बनाता हूँ। रीजन टू एग्जिस्ट, हाँ रीजन है मेरे पास, कॉन्फ्लिक्ट भी दिया है, गोल भी दिया है, एम्पैथी भी हो रही है, ठीक है। तो इसको टिक करते जाइए जो जो कॉलम आपके हुए हैं। फिर यूनिकनेस पे आइए, दोबारा उसको यूनिक भी कुछ दीजिए। और ये जबरदस्ती वाली चीज नहीं लगनी चाहिए कि बस जबरदस्ती सब कुछ भर के दे दिया है, कर कुछ रहा नहीं है वो। कहानी में इसको कितना स्मार्टली आप डालते हैं, ये आपको सीखना है। और ये सिर्फ दो चीजों से आएगा सीखने से। एक तो आपको फिल्में देखनी चाहिए रेगुलर बेसिस पे, हर रोज 1 से 2 फिल्में तो जरूर देखिए। और नॉट ओनली इंडियन फिल्म्स, बाहर की फिल्म्स, बल्कि इंटरनेशनल सिनेमा देखिए, यूरोपियन सिनेमा देखिए, हांगकांग का सिनेमा देखिए, जापानीज सिनेमा देखिए, अमेरिकन भी देखिए, जर्मन भी देखिए, रशियन भी देखिए, हर तरह की फिल्म्स देखिए, शॉर्ट फिल्म्स भी देखिए, फीचर फिल्म्स देखिए। तो आपको क्या होगा, आप एक्सपोज हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे, बहुत अच्छी फिलोसफी समझ में आएगी कि किस तरह से आपको स्टोरी में डालनी है। ये सारा आप लिख लीजिए एक बार, और आपको जो ई बुक दी गई है उसमें भी काफी कुछ है इसके बारे में, उसको भी पढ़िए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जिसके बाद आपको, ये तो मैंने बताया कि ये होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि कैसे अपने कैरेक्टर्स को मजबूत बनाएं। तो प्लीज बी रेडी एंड टेक आउट योर डायरीज एंड पेन्स। सो फ्रेंड्स, आइए चलिए अब हम ध्यान देते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। अपनी जो स्क्रिप्ट्स हम लिखें, स्क्रीन प्लेस हम लिखें, उनमें जब कैरेक्टर्स को हम लिखते हैं तो हमें थोड़ा सा होमवर्क करना चाहिए। वो होमवर्क याद है, मैंने आपको बताया था प्री राइटिंग, राइटिंग एंड री राइटिंग। तो प्री राइटिंग का ही हिस्सा है ये भी, ठीक है। प्री राइटिंग में आपका कहानी का स्ट्रक्चर क्या होगा, साथ में कैरेक्टर्स कौन कौन से होंगे, किस किस तरह से उनका क्या कैरेक्टर आर्क, अभी हम आगे पढ़ेंगे कैरेक्टर आर्क क्या होता है। सो तो कुछ कुछ होमवर्क है जो आपको करना है। ये जैसे आप देख रहे हैं, सबसे जरूरी चीज आपके फिल्म के अंदर, आपकी स्क्रिप्ट के अंदर है कि हमेशा अपने कैरेक्टर को एक नाम जरूर दें। क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा, आंखें निकाल कर गोटियां खेलता हूं मैं, गोटियां। कभी भी कैरेक्टर को अनाम कैरेक्टर्स ना लें कि कुछ नाम ही नहीं है, या अभी XYZ लिख दिया है, मिस्टर ए लिख दिया है, मिस्टर बी लिख दिया है। करने को आप कर सकते हैं अगर कोई नाम सुटेबल नहीं मिल रहा, बट ऑलवेज सर्च अ नेम, क्योंकि उस नाम से ही उसकी पहचान बनेगी। और उस नाम से रिलेटेड जो कैरेक्टर है उसका जो चेहरा है वो हमें क्लियर होगा। धीरे धीरे उसके हाव भाव, उस नाम, वो जो उसका नाम रखा गया होगा वो क्यों रखा गया होगा। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। इसका जवाब भी आपके पास होना चाहिए। हो सकता है उस नाम से रिलेटेड कोई बैक स्टोरी हो उसकी, ठीक है। जैसे खोसला का घोसला में बहुत बढ़िया एक वो है कि बेटे का नाम है चिरंजी लाल खोसला और फादर का नाम है कमल किशोर खोसला। तो आसिफ इकबाल जब वीजा कर रहा होता है तो बोलता है कि गलती से आपने फादर की जगह अपना नाम लिख दिया। तो बोलता नहीं, ये मेरा ही नाम है चिरंजी लाल। तो उसका मजाक उड़ाता है उसके नाम का, और फिर वो अपने फादर से भी कहता है कि क्या नाम सोच के रखा है। तो उसके फादर बोलते हैं कि पुराने समय में ऐसे ही नाम रखे जाते थे, अब तेरी दादी ने तेरा नाम रख दिया है। और तो उसके घर में एक पूरा एक माहौल क्रिएट हो जाता है, हर कोई उसके लिए नाम ढूंढने लगता है कुछ अच्छा सा। तो नाम एक बहुत ही छोटी चीज है, लेकिन किस तरह इस छोटी छोटी चीजें ही आपकी कहानी को इंटरेस्टिंग बना सकती हैं। तो चिरंजी लाल नाम क्यों रखा गया होगा, वी डोंट नो, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक इंपॉर्टेंट पहलू था उस फिल्म का, और एक सिंबोलिज्म भी था उससे रिलेटेड। तो नेम इज ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू आउट। एंड आपकी जो नाम है वो एक तरह से मेटाफर भी हो सकता है उस कैरेक्टर के लिए, उस फिल्म के लिए, उस स्टोरी के लिए। एंड आपकी जब जब तक आपका नाम क्लियर नहीं होगा कैरेक्टर का, आपको उसके हाव भाव, उसकी मैनरिज्म्स, उसकी पर्सनैलिटी, उसके एक्शंस आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। सो हमेशा कोशिश करिए कि अपने हर एक कैरेक्टर को एक नाम दें, और वो नाम कुछ यूनिक होना चाहिए, वो नाम कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो हर कैरेक्टर्स का, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाए कि ये मेरा कैरेक्टर है तो ये कौन है। चाहे वो उसके रिलेटेड कुछ भी बात हो, बट नेम इज रियली इंपॉर्टेंट। सो मेक श्योर दैट यू राइट नेम ऑफ योर कैरेक्टर। एक्शंस, इमोशंस एंड पर्सनैलिटी, ये तीनों का जो कॉन्ग्लोमेरेशन है, इन तीनों का जो मिश्रण है, यही हमारा कैरेक्टराइजेशन को हेल्प करता है। कैरेक्टराइजेशन इज नथिंग बस चॉइसेस,
एक्शंस, इमोशंस, जो उसकी पर्सनैलिटी है, वो तीनों मिल करके कैरेक्टर को इजाद करते हैं। तो एक्शंस दोस्तों कई तरह के होते हैं। सबसे पहले मैं बोलूंगा तो फिजिकल एक्शन। फिजिकल एक्शन वो होता है कि जो हम जो हमारा सबको विजिबल है। ठीक है, मैं चल रहा हूं, मैंने गुस्से में आके इस मग को नीचे फेंक दिया, ये मेरा फिजिकल एक्शन है। मैं वॉक कर रहा हूं, मैं डांस कर रहा हूं, ठीक है, मैं कहीं पे लटका हुआ हूं, मैं खाना खा रहा हूं, ये मेरा फिजिकल एक्शन है। ठीक है, ये भी, ये मैं जो ये सब चीजें मैं कर रहा हूं, ये मेरे कैरेक्टर के बारे में कुछ ना कुछ बताएगा। सेकंड आता है वर्बल एक्शन। वर्बल एक्शन है कि जो भी मैं बोलता हूं, तो जो भी मैं बोलता हूं वो भी अपने आप में मेरा एक एक्शन, मेरा एक पर्सनैलिटी को बताएगा, उस मेरे कैरेक्टर को क्लियर करेगा कि मैं क्या बोलता हूं, क्यों बोलता हूं। कुछ चीज़ों में हो सकता है कि मैं स्लैंग बोलता हूं, कुछ चीज़ें मैं अलग तरह से बोलता हूं, वो डिफरेंट होती हैं हर कैरेक्टर की। तो एक तो हो गया फिजिकल एक्शन, एक हो गया वर्बल एक्शन। थर्ड इज योर इमोशनल एक्शन। मैं हंस रहा हूं, मैं खुश हूं, मैं रो रहा हूं, मैं दुखी हूं, मैं टेंशन में हूं, मैं घबराया हुआ हूं, मैं एक्साइटेड हूं। ठीक है, ये आते हैं आपकी इमोशनल एक्शन। इमोशनल एक्शन वो एक्शन है जो हमारे एक्ट्स के थ्रू नजर आता है लोगों को। तो आपके कैरेक्टर्स के इमोशनल एक्शंस क्या क्या है। और चौथा एक और होता है साइकोलॉजिकल एक्शन। साइकोलॉजिकल एक्शन बेसिकली ये दिखता नहीं है, और ये वो एक्शन है कि जो हम हमें भी नहीं दिखता। अगर अगर ये मेरा साइकोलॉजिकल एक्शन है तो ये मुझे भी नहीं पता कि मेरे अंदर ये एक्शन है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली होता है। ये तब काम आता है कि जब आपका जो जो आपका कैरेक्टर है वो फिल्म में आके किसी पड़ाव पे दुविधा में है कि मैं ये रास्ता लूं कि ये रास्ता लूं। तो कौन सा आप रास्ता लेते हैं, ये आपका साइकोलॉजी, जो आपकी साइकोलॉजी है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो डिसाइड करता है। तो वो क्यों होता है ऐसा, मैं ये रास्ता लूं कि मैं ये रास्ता लूं, अगर मैं ये ले रहा हूं तो मैं क्यों ले रहा हूं। तो वो जो डिसाइड होता है वो आपका साइकोलॉजी करता है, आपका साइकोलॉजिकल एक्शन इसको देखता है। तो एक्शन चार तरह के मैंने बताए, फिजिकल एक्शन, वर्बल एक्शन, इमोशनल एक्शन एंड साइकोलॉजिकल एक्शन। तो ये चारों एक्शंस को हमें हर एक कैरेक्टर का उस पर काम करना है, और वो एक्शन क्लियर होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए, ताकि अगर आप यहाँ पे एक सीन में कह रहे हैं पहले सीन में कि इसको ये इसका एक्शन है जो ये दिखाता है, तो 8वें 9वें सीन में या 50वें सीन में जाते जाते ऐसा ना हो कि अब हम उसके टोटली कॉन्ट्रास्ट चीज दिखा रहे हैं, उसको कुछ ऐसा करता हुआ दिखा रहे हैं कि जो हमने उससे कभी एक्सपेक्ट नहीं किया, या जो उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा लगता ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही फेक लगेगा, बहुत ही नकली लगेगा। इमोशंस जैसे मैंने बताया, जॉय, सॉरो, यू नो, हैप्पीनेस हो गया, या यू नो टेंशन हो गया। तो इन सब चीज़ों को किस तरह से वो कैरेक्टर परसीव करता है, पर्सनैलिटी उसकी क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसका बिल्ड कैसा है, बातचीत में कैसा है, कौन कौन सी लैंग्वेज आती है आपके कैरेक्टर को, कहाँ तक पढ़ा है आपका कैरेक्टर, वो हर तरह के तबके से किस तरह से बात करता है, वो एक हाई क्लास आदमी से कैसे बात करता है, वो एक लो सोसाइटी, लो क्लास से जाकर कैसे बात करता है, वो मिडिल क्लास से जाकर कैसे बात करता है, ये हमें बताना जरूरी है, हमें पता लगना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये आपकी कहानी में जा करके ये आपकी कहानी को एक बैकबोन देगा बहुत स्ट्रॉन्ग, और कहीं ना कहीं फिर हम उस कैरेक्टर को रिलेट कर पाएंगे, हमें लगेगा हाँ ऐसा कैरेक्टर वास्तविक में होते हैं। सो एक्शंस, इमोशंस एंड पर्सनैलिटी, ये तीनों चीजों को आपको प्रॉपर, इसमें से ये दो चीजें जो है ये बेसिकली इंट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक मतलब अंदरूनी है, ये दिखती नहीं है, ठीक है। लेकिन जो पर्सनैलिटी है ये आपका ओवरऑल स्टेचर है, आपका ऑरा है, आपका आप कैसे दिखते हैं, आप कैसे बात करते हैं। कई बार होता है कि कोई आदमी को हम पहली बार देख के असेसमेंट कर देते हैं कि यार ये आदमी कुछ ऐसा लग रहा है, ये आदमी दिल का अच्छा लग रहा है, या ये आदमी बड़ा ही मतलब चालाक लग रहा है। तो वो असेसमेंट हम कैसे करते हैं, तो आपके कैरेक्टर्स का वो असेसमेंट ऑडियंस कर पाए, आपको इस तरह से राइटिंग करनी, इन कैरेक्टर्स को इस तरह से क्रिएट करना है। नंबर 3, ऑलवेज ध्यान रखिए आपकी स्टोरी में एक प्रोटैगनिस्ट होगा। प्रोटैगनिस्ट मतलब कि आपकी फिल्म का सेंट्रल फोर्स, जिसके इर्द गिर्द आपकी स्टोरी मूव करेगी, और वही जो इंसान है, जो कैरेक्टर है, वही फिल्म को आगे बढ़ाएगा, ठीक है। तो प्रोटैगनिस्ट आपका क्लियर होना चाहिए।
अगर मैं कोई भी फिल्म, मल्टी स्टारर फिल्म भी देख रहा हूं, तो उसमें मेरा प्रोटैगनिस्ट कौन है, मैं किसके साथ ज्यादा जाऊंगा। प्रोटैगनिस्ट वही होगा जो ज्यादा स्क्रीन टाइम लेगा, जो ज्यादा दिखेगा, जो हमें इन्फ्लुएंस करेगा, जिसके साथ हम जाना चाहेंगे। क्लियर? सो प्रोटैगनिस्ट हैज टू बी क्लियर। प्रोटैगनिस्ट अगर नहीं है आपकी स्टोरी में, कोई प्रोटैगनिस्ट ही नहीं है, देन इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द ऑडियंस कि वो रिलेट कर पाए। वो किस कैरेक्टर के साथ जाए उसको पता ही नहीं, वो कभी इसके साथ जाएगी, कभी उसके साथ, कभी उसके साथ, और घूम फिर के इज नथिंग। सो रूट करना, किस कैरेक्टर को रूट कर रहा है, किसके लिए वो बेचैन हो रहा है, किस कैरेक्टर को देख के उसको लग रहा है कि यार इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, या इसके साथ ऐसा जरूर होना चाहिए। ठीक है? ऑपोजिट फोर्स, मैं यहाँ पे चाहता तो एंटागनिस्ट लिख देता। एंटागनिस्ट लिखने से ये होता है कि विलेन है, लेकिन आजकल की फिल्मों में विलेन दोस्तों नहीं होते। ज्यादातर फिल्मों में आपको दिखेगा कि विलेन नहीं होते। 20 में से 2 फिल्मों में विलेन होते हैं आजकल। तो अपोजिट फोर्स वो होती है कि जो प्रोटैगनिस्ट चाहता है और जो अपोजिट फोर्स है वो उसको रोक रही है, वो चीज उसको मिलने से। जो प्रोटैगनिस्ट चाह रहा है, ऑपोजिट फोर्स उसको रोकती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में ठेलती है। तो वो अपोजिट फोर्स क्या हो सकती है? ठीक है, वो कई बार एक सिचुएशन भी हो सकती है, वो कई बार एक बीमारी हो सकती है, वो कई बार एक कैरेक्टर भी हो सकता है। क्लियर? तो ऑपोजिट फोर्स क्या है? क्योंकि अगर ऑपोजिट फोर्स नहीं होगी, जो प्रोटैगनिस्ट को चाहिए वो उसको मिल गया फिल्म के अंदर, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ राइटिंग सच अ फिल्म? बिकॉज जो उसे चाहता है वो उसे मिल गया, देन हम फिल्म क्यों देखें? हमें तो फिल्म तब मजा आएगा जब जो वो चाहता है वो उसको थोड़ा मुश्किल से मिले, या ना मिले, या हमें नहीं पता मिलती है कि नहीं मिलती है। तो यही जो क्रक्स जो स्टोरी का है, वो यही आपको एंड तक ले जाएगा। ये क्यूरियोसिटी, इंक्विजिटिवनेस आपकी जो है, आप क्यूरियस हो रहे हो, आप जानने को इच्छुक हो रहे हो कि क्या होगा एंड में। तो उसके लिए जरूरी है कि ऑपोजिट फोर्स का होना बहुत जरूरी है। एक फोर्स भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, मल्टीपल फोर्सेस भी हो सकती हैं। वो फोर्स आप क्या देखते हो? ठीक है? जैसे कि अगर मैं बोलूं तो लगान में मल्टीपल फोर्सेस हैं, ऑपोजिट फोर्सेस। बेसिकली भुवन अकेला है प्रोटैगनिस्ट, भुवन आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उसको रोक रही हैं। सबसे पहले तो कैप्टन रसल का जो उसने शर्त लगाई है क्रिकेट की। क्रिकेट इज एक ऐसा खेल है जो उन्होंने कभी नहीं खेला गांव वालों ने। तो पहली बात तो उस खेल को सीखना है, तो वही अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑपोजिट फोर्स है। तो उसको हम बोलेंगे कि नॉट हैविंग नॉलेज ऑफ द गेम। क्रिकेट के खेल की नॉलेज ना होना भी एक ऑपोजिट फोर्स है। फिर एक ऑपोजिट फोर्स आती है कि सब लोग रिलक्टेंट हैं, सब लोग मना कर रहे हैं, उसके साथ नहीं खेलेंगे, हम इस तरह की बेवकूफ़ी की शर्तों में नहीं पड़ेंगे। तो वो उनको कन्विंस करता है। फिर धीरे धीरे वो टीम बनाता है, 3 लोग आते हैं, 5 लोग आते हैं, 8 लोग आते हैं। फिर छोटा सा एक आता है कि कचरा जो 11वां खिलाड़ी है, तो वो उसको नहीं खिलाएंगे क्योंकि वो कहते हैं कि ये अनटचेबल है, इसको हम नहीं छुएंगे। ठीक है? तो वो भी एक ऑपोजिट फोर्स है। तो जो भी प्रोटैगनिस्ट सोच रहा है, तो उसके खिलाफ जितनी भी फोर्स है वो ऑपोजिट फोर्स है। वो मल्टीपल सोर्स से भी आ सकती है, वो एक सोर्स से भी आ सकती है। वो क्या क्या सोर्सेज हो सकती हैं, और वो जरूरी नहीं है कि एक ही मोमेंट पे आए। वो आपको फिल्म में कहीं ना कहीं पे छोटे छोटे जगहों पे फिक्स करना पड़ेगा, ताकि फिल्म का ड्रामा जो ग्राफ है वो कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे रहे। तभी लोगों को मजा आएगा, तभी उतार चढ़ाव जब तक नहीं होंगे, स्टोरी एक लीनियर वे में चलती रहेगी, मजा नहीं आएगा लोगों को। सो ये करना बहुत जरूरी है, आपको इसका भी पता लगाना है। कैरेक्टर बायोग्राफी। नाउ कैरेक्टर बायोग्राफी क्या है? आपका जो कैरेक्टर आपने लिखा है, जैसे मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बोला था कि यू शुड नो योर कैरेक्टर इन एंड आउट। आप अपने कैरेक्टर को अंदर बाहर जानते हो, जो भी आप लिख रहे हैं। तो राइट फ्रॉम द टाइम कि आपके कैरेक्टर को पसंद क्या है खाने में। हो सकता है आपकी फिल्म में कोई सीन ही ना हो जिसमें वो कैरेक्टर कुछ खाना खा रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो कैरेक्टर मैंने लिखा है, इसको पिज्जा बहुत पसंद है कि इसको छोले भटूरे पसंद है, ये ब्रांडेड कपड़े पहनता है कि ये सेकंड हैंड कपड़े पहनता है, ये कौन सी कंपनी का परफ्यूम लगाता है, ये कार में घूमना पसंद है इसको कि इसको बाइक में घूमना पसंद है। तो ये सब चॉइसेस हैं जो आपको उसकी बायोग्राफी पूरी लिखनी पड़ेगी। पूरी काल्पनिक भी हो सकती है, कुछ आप ये भी कर सकते हैं किसी से इंस्पायर्ड हो सकते हैं, कुछ लोगों को आपने देखा उनसे इंस्पायर किया, लेकिन ये बायोग्राफी बहुत लंबी बायोग्राफी है दोस्तों। इस कोर्स के साथ आपको एक ई बुक मिली है, उस ई बुक में आप देखेंगे तो आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे बायोग्राफी के। जिस कैरेक्टर बायोग्राफी की मैं बात कर रहा हूँ, एक बार आप उसको ध्यान से पढ़िए। वो सारी इंफॉर्मेशन जो उसमें जो सवाल पूछे गए हैं, वो आपको अपने कैरेक्टर्स के बारे में बिल्कुल क्लियर कट पता होने चाहिए। ये मैं आपको से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप कोई स्क्रिप्ट लेके जाएंगे किसी प्रोड्यूसर के पास,
तो वो सब क्वेश्चन आपसे पूछेगा, वो आपकी स्क्रिप्ट को बहुत अच्छे से ग्रिल करेगा। एक एक सवाल जब तक क्लियर नहीं होगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। और ये आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि तभी आपकी फिल्म एक फ्लॉलेस फिल्म बनेगी, बिना किसी कमी की फिल्म बनेगी। ठीक है, तो इन चीज़ों से बचिए नहीं। अगर आपने कोई स्टोरी लिख दी है, कोई स्क्रिप्ट लिख दी है और आपको लगता है कि मुझे अब देखना है कि इसमें सब कुछ ठीक है कि नहीं, तो आपको ये बायोग्राफी, जो कैरेक्टर बायोग्राफी है, तो एक एक सवाल आप अपने आप से पूछिए कि ये सवाल है कि इस कैरेक्टर की स्ट्रेंथ क्या है, तो आप सोचिए कि इस कैरेक्टर की स्ट्रेंथ क्या है फिल्म के अंदर, इस कैरेक्टर की वीकनेस क्या है फिल्म के अंदर। तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। जब ये क्लियर हो जाएंगी तो इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके स्क्रीन प्ले पे। तो जो चॉइसेस वो एक पर्टिकुलर, अब जैसे होता क्या है, यहाँ पे आप एक चीज़ मैं आपको और बोलूँगा, एक पॉइंट और लिख लीजिए कि जब भी कैरेक्टर आपका किसी सिचुएशन में फंस जाए एक स्क्रीन प्ले में, तो उसका सॉल्यूशन आप ना दें, आप वो सॉल्यूशन कैरेक्टर से ही लें। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसा अजीब सा सवाल है, कैरेक्टर तो खुद ही काल्पनिक है, वो तो हम ही लिख रहे हैं, तो वो हमें कैसे बताएगा कि क्या सॉल्यूशन है। तो इसका जवाब ये है कि जो हमारी चॉइसेस हैं, अगर वो किसी सिचुएशन, जो सिचुएशन आपने क्रिएट की है वो भी फिक्शनल है, पहली बात, वो भी काल्पनिक सिचुएशन है, तो उसका जवाब आपको वहीं से मिलेगा कि वो उस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करेगा। क्या वो सिचुएशन से डर जाएगा, क्या वो सिचुएशन को फेस करेगा, बेस्ड ऑन जो वो कैरेक्टर किन चीज़ों से गुजर के निकला है। तो आपको सवाल उसी से पूछना पड़ेगा। ठीक है, आप अगर अपना दिमाग लगा देंगे, क्योंकि आपकी लाइफ बड़ी बोरिंग है और आपने अगर वही बोरिंग लाइफ उस कैरेक्टर में डाल दी, तो वो कैरेक्टर भी बोरिंग बन जाएगा और कहीं ना कहीं वो शायद टेक ऑफ अच्छा किया बट वो अब एक जैसा जा रहा है, अब लोगों को मजा नहीं आ रहा। सो जब भी इस तरह की सिचुएशन हो, ऑलवेज आस्क योर कैरेक्टर। उस कैरेक्टर से मतलब आप ऑब्वियसली लिटरली मत लीजिए इस बात को कि आप सीधा पूछने लग जाएंगे, है ही नहीं कोई आदमी, तो काल्पनिक है। तो आप आंख बंद करके खुद सोचिए, अगर इसको ये चीजें पसंद है, इसको इस चीज का शौक है, तो इस सिचुएशन में ये कैसा रिएक्ट करेगा। ठीक है, और उसका जवाब खंगालिए, निकालने की कोशिश करिए। जब आपको उसका जवाब मिल जाएगा तब आप आगे बढ़िए, अपनी चॉइस मत दीजिए पहले। या इसका एक और तरीका भी है, पहले आप सोचो कि अगर आप होंगे तो आप क्या करेंगे। अब आप सोचिए अगर ये करेगा तो ये तो बोरिंग हो जाएगा। हो सकता है कि जो आप करेंगे वो सही भी हो कई बार, लेकिन अगर मान लीजिए 10 में से 6 बार शायद वो गलती होगा, तो आप उसको पूछिए उस कैरेक्टर से कि वो कैसे करेगा। तो शायद आपकी कहानी को एक अलग मोड़ मिल जाए, एक नया कुछ मटेरियल मिल जाए, जिससे कि उस कहानी का एक यूएसपी बन जाएगा। इसके बाद एक बड़ा ज़रूरी चीज़, अपने एक कैरेक्टर को, हर एक कैरेक्टर को, स्पेशली अपने प्रोटैगनिस्ट को एक बैक स्टोरी ज़रूर दीजिए। आपकी फिल्म स्टार्ट हुई है 1980 से और 1982 में, मतलब फिल्म के अंदर 2 साल की कहानी है और 1982 में आपकी फिल्म खत्म हो जाती है। तो 1980 में वो कैरेक्टर जो है वो आपका 25 साल का है जो स्टार्ट होती है फिल्म। तो 1980 यानी कि तकरीबन 1955 का वो बॉर्न होगा। तो 1955 से लेकर 1980 तक की जो उसकी लाइफ है वो कैसी गई होगी, क्या उसकी बैक स्टोरी हो सकती है, जो उसकी करंट सिचुएशन है, जो उसका करंट फाइनेंशियल स्टेटस है, जो उसका करंट एजुकेशनल स्टेटस है या जॉब स्टेटस है, उसका रीज़न क्या हो सकता है। आज वो एक बैंक में क्लर्क है तो वो क्लर्क क्यों है, वो कहीं पे डॉक्टर क्यों नहीं है। आज वो एक इंडस्ट्री का मालिक है तो वो क्यों है। ठीक है, तो एक बैक स्टोरी क्रिएट करिए। वो बैक स्टोरी आपको दिखानी नहीं है फिल्म के अंदर, जरूरी नहीं आप उसको दिखाएं, लेकिन आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये यहां तक कैसे पहुंचा। हम उस कैरेक्टर को बीच में से ही दिखाएंगे फिल्म में, लेकिन उसकी बैक स्टोरी आपके हेड में क्लियर होनी चाहिए, ताकि आगे चल के आप अगर कहीं फंसते हैं किसी सिचुएशन में, तो वो बैक स्टोरी आप यूज कर सकते हैं जो आपने क्रिएट करी है, कि उसको मैं इससे कैसे जोड़ूं इस सिचुएशन से। ठीक है, सो ऑलवेज गिव अ बैक स्टोरी टू ऑल योर कैरेक्टर्स। ये याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। बैक स्टोरी जरूर दीजिएगा हर एक कैरेक्टर को, नहीं तो कैरेक्टर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा सुपरफिशियल लगेंगे, बहुत ही ज्यादा नकली लगेंगे। लगेगा कि आपने अपने मतलब के लिए उनको कहीं पे भी कुछ भी करवा दिया उल्टा सीधा, इट वोंट मेक एनी सेंस नहीं बनेगा उससे। सो ऑलवेज गिव योर कैरेक्टर ना बैक स्टोरी। नेक्स्ट इज ऑब्जर्व। नाउ ऑब्जर्व अपने आसपास की जो दुनिया है, अपने आसपास के जो लोग रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, अपने कॉलेज में आप जाते हैं या जॉब करते हैं या जहाँ रहते हैं या किसी मार्केट में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, आसपास जो आपके लोग हैं आप उनको कितना ऑब्जर्व करते हैं।
ठीक है, कई बार बहुत ही नॉर्मल लोग दिखते हैं, बट शायद कुछ ऐसे खास लोग भी दिख जाए जिनके बोलने का तरीका आपको प्रभावित कर गया, जिनके चलने का तरीका आपको बड़ा अलग सा लगा, जिनके गुस्सा करने का तरीका आपको अलग सा लगा, जो शायद एक बहुत ही महंगा कपड़ा पहन के, महंगे क्लोथ्स पहन के जा रहे हैं तो आपको वो बड़ा फैसिनेटिंग लगा। तो इस तरह के लोगों को ऑब्जर्व करिए। आपके ऑफिस में कोई ऐसा आदमी हो जो आपको बड़ा ही अच्छा लगता हो, आप उसे एक चीज पूछते हैं वो आपको 5 चीजें बताता है, तो आपको उसका कॉन्फिडेंस बहुत पसंद है, तो वो भी एक कैरेक्टर बन सकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि जो हमारे अधिकांश कैरेक्टर एक स्क्रीन प्ले में लिखे जाते हैं वो ज्यादातर हमारी अपनी लाइफ से ही निकलते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट ऑल द फिक्शनल कैरेक्टर्स, कि सारे कैरेक्टर्स ही काल्पनिक हो और उनकी सारी बैक स्टोरी, उनके सारे एक्शंस, इमोशंस, पर्सनालिटी सब काल्पनिक हो। ये तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप फिर एक फ्लॉलेस स्टोरी नहीं बना पाएंगे, बहुत कमियां होंगी इस स्टोरी में, बहुत सुपरफिशियल लगेगी वो स्टोरी। तो इट्स बेटर कि आप अपने आसपास के लोगों को देखें, जेन्युइन, जो आपके जो आदमी जैसा बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लड़का अभी एग्जाम पास करके आया है, एग्जाम दे के आया है, तो वो कैसा बिहेव करेगा। तो अगर आपको इस सिचुएशन में एक सीन लिखना है, तो आप शायद किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जो ऐसा कुछ करके आया, तो आप उसको ऑब्जर्व करें कि जब वो आया था उसने क्या किया था। तो वो आते ही सीधा कपड़े बदल के सीधा कंप्यूटर पे बैठ गया और अपने गेम खेलने लग गया, क्योंकि उसके लिए एग्जाम खत्म हो गए थे। ठीक है, तो ऐसी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो ऑब्जर्व करिए कैरेक्टर्स को। निकल जाइए, आज शाम को मैं आज जा रहा हूँ किसी मॉल में, और मॉल में जा करके मैं आज कुछ नहीं करूँगा, मैं एक कैफ़े कॉफ़ी डे या बरिस्ता में बैठूंगा, कॉफ़ी लूँगा और आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करूँगा। एक डायरी मेरे पास होगी, मैं कुछ पॉइंट्स बनाऊँगा, या शायद थोड़ा सा कान खुले रखिए अपने, तो शायद कोई ऐसी बात पड़ जाए आपके कान में जो आपको बड़ी एक्साइटिंग लगे, जो बड़ा यूनिक लगे। और ये दोस्तों, ये 1-2 दिन करने से कुछ नहीं होगा, आपको इसकी हैबिट डालनी होगी। जैसे मैंने कहा, हमेशा से एक डायरी और एक पेन अपने साथ रखिए, हमेशा अपनी जेब में रखिए। आप एक राइटर हैं, राइटर के पास ये सबसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। मैंने सबसे पहले बताया था आपको, दिस इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट यू कैन डू। एक पेन और एक डायरी, कहीं पे भी जा रहे हैं, थोड़ी देर बैठे कुछ लिख लिया, वो लिखा हुआ ही काम आएगा आपको। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गिव देम अ फ्लॉ। एक कमी दीजिए अपने कैरेक्टर को, उसको एक ऐसी वीकनेस जरूर दीजिए जो उसकी कहानी में कॉन्फ्लिक्ट ला सकती है, या जिस सिचुएशन में जब वो फंसेगा और चूंकि ये उसकी कमी है तो वो इस पे कैसे रिएक्ट करेगा, ये देखने वाली चीज होगी, और हमें बहुत मजा आएगा उस तरह के सीन को पढ़ने में। ठीक है, तो जैसे 3 इडियट्स में इसको बहुत अच्छे से यूज किया गया है। चतुर का जो कैरेक्टर है वो दिखाया गया है कि वो हर चीज रट लेता है बिना कुछ समझे, एंड टीचर्स का चहेता बन गया है, टीचर्स जो चाहते हैं वो वही बोलता है। रेंचो जस्ट ऑपोजिट है, रेंचो संक्षिप्त में बोलता है, एकदम ब्रीफ में बोलता है, लेकिन वो सही बात बोलता है, लेकिन वो रटा हुआ बोलता है, और इस वजह से राजू उसके साथ रहने लग जाता है, चतुर के साथ। तो रेंचो को सबक सिखाने के लिए वो जो पूरा चमत्कार स्पीच वाला पूरा सीन है, वो उसका एक फ्लॉ है चतुर के कैरेक्टर का, कि बिना कुछ लिखे समझे वो पढ़ देता है, और इस चक्कर में वो एक मुसीबत में फंस जाता है जब वो उसके सारे सीन्स जिसमें चमत्कार था वहां पर बलात्कार कर देता है। तो और वो एक बहुत ही हिलेरियस सीन है, 3 इडियट्स का मेरे ख्याल से सबसे फेमस सीन है वो, और आपने भी जब देखा होगा तो आपको हंसी आई होगी। और ये उसके कैरेक्टर का एक फ्लॉ है जिसको राजकुमार हिरानी ने बहुत अच्छे से यूज किया है। ठीक है, सो आप उस फ्लॉ को कैसे यूज कर सकते हैं, आप बहुत अच्छी अच्छी सिचुएशंस बना सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फिल्म के अंदर सीन्स लिख सकते हैं कि जब उसका वो फ्लॉ टेस्ट होगा। अगर फ्लॉ है ही नहीं, देन ऐसा कैरेक्टर मिलना बड़ा ही मुश्किल है। फिर तो वो एक ऐसा कैरेक्टर है, हातिम ताई जैसा कैरेक्टर है, वो जो राक्षस आ रहा है उनको मारता जा रहा है और एंड में अपने घर पहुंच जाता है। तो मेक श्योर दैट रियलिस्टिक वो फिल्म तभी बनेगी जब आप ये सारे पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। सो फ्रेंड्स, मॉड्यूल 7 में इतना ही है कैरेक्टर्स के बारे में। कैरेक्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है हमारी स्क्रिप्ट राइटिंग की, इसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, इसको हमें बहुत ध्यान से समझना है, और आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करके हमारे रिश्तेदारी में, हमारी फैमिली में, हमारे दोस्तों में, हमारे जॉब जहाँ हम करते हैं, बाज़ारों में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, हम हर तरह के कैरेक्टर से मिलते हैं, और डेली बेसिस पे अगर हम 10-15 लोगों से भी मिल लें तो आई थिंक आप डेली या हर हफ्ते आप 2 कैरेक्टर्स तो लिख ही सकते हैं, बड़े ही इंटरेस्टिंग। थोड़ा कहानियाँ सुनिए, कभी अपने फादर्स के साथ बैठिए, अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठिए, थोड़ा उनके साथ पुरानी बातों को शेयर करिए,
पूछिए कि वो कुछ उनके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें होंगी बताने को, कोई उनकी लाइफ में भी कुछ इंटरेस्टिंग लोग आए होंगे, वो भी कैरेक्टर्स के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, राइटिंग आज भी है, कल भी थी और आगे भी रहेगी, ठीक है। लेकिन ज़रूरत है अच्छे आइडियाज़ की, नॉवल आइडियाज़ की, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्सेप्ट्स की, जैसे जूही चतुर्वेदी जी करती हैं। मुझे उनकी फिल्में बड़ी पसंद हैं। पिछले 8 साल से वो एक्टिव है, लेकिन 8 साल में सिर्फ 5 फिल्में बनाई हैं उन्होंने, अगर आपने देखी हो। और छठी फिल्म अभी आई है गुलाबो सिताबो। लेकिन जो 6 फिल्में उन्होंने लिखी हैं अभी तक, आप देखेंगे तो हर फिल्म बड़ी यूनिक है और कॉन्सेप्ट्स उनके बड़े ही सिंपल होते हैं, ठीक है। जैसे विकी डोनर का कॉन्सेप्ट था, या पीकू का कॉन्सेप्ट है, या अक्टूबर एक फिल्म आई थी उसका कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल होते हैं, लेकिन वो कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से ड्राफ्ट कर लेती हैं स्टोरी में, और वो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। तो धीरे धीरे चलना है, हमें कोई हड़बड़ी नहीं है, लेकिन कोशिश करिए कि अगर आप चले, जूही चतुर्वेदी ने तो फिर भी 6 फिल्में लिख दी हैं, आप शायद अपने जीवन में शायद एक ही फिल्म लिख पाए, लेकिन वो फिल्म भी दमदार होनी चाहिए। उस एक फिल्म के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जितना आप इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं, जितना आप अपने बारे में, अपनी फिल्म के बारे में एनालाइज कर सकते हैं, लोगों के बारे में जान सकते हैं, उतना ही ये जो आर्ट है स्क्रीन राइटिंग की, ये आपकी बेटर होती जाएगी। कोई भी किताब, कोई भी वीडियो आपको स्क्रीन राइटिंग पूरी तरह से नहीं सिखा सकता। वो सिर्फ आपका एक गाइड हो सकता है, आपको एक गाइड कर सकता है, लेकिन करना आपको है, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू गो थ्रू ऑल दीज पॉइंट्स। जो मैंने इससे पहले भी बताए थे वो भी आप दोबारा देख सकते हैं। और जो ई बुक आपको मिली है वो आपको अच्छे से पढ़नी है। उसमें जो जो एग्जाम्पल्स हैं, डिमॉन्स्ट्रेशंस हैं, उनको भी समझिए ध्यान से, जो भी बुक्स अवेलेबल हैं। और हाँ, एक और चीज़ दोस्तों, हर तरह की बुक मत पढ़िए स्क्रीन राइटिंग पे, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। आप वही बुक पढ़िएगा जो आपको समझ में आती है। बुक की लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लैंग्वेज अगर आपको समझ में नहीं आएगी, भले ही उसमें दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान छुपा हो, वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो लैंग्वेज समझिए, क्या आपकी भाषा में वो बुक आपको समझ में आ रही है। अगर नहीं आ रही तो उस बुक को मत पढ़िए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे एंड यू विल एंड अप डूइंग समथिंग एल्स। सो मॉड्यूल 7 में इतना ही है फ्रेंड्स, और बहुत जल्द अब हम मिलेंगे मॉड्यूल 8 में आपके साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड सी यू सून।